कर लेंगे सर एक बार अपने आप को। और तो स्वागत है सर, ओवर। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ठीक है। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से वेरी गुड इवनिंग। आप संडे शाम को हमारे कहने पर आप ट्रेनिंग आपने ज्वाइन करी और खासकर शेड्यूल से पहले ज्वाइन करी है। पर मैं आपको इस श्योरिटी देता हूँ कि ये 1.5 घंटे की जो ट्रेनिंग है ये एक्चुअली आपके लिए, अगर आप सही तरीके से इसको अटेंड करते हैं और सही तरीके से समझते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये आपके लिए एक्चुअली लाइफ चेंजिंग मोमेंट हो सकता है। जो लोग शुरू में आ गए हैं, मैं बता रहा हूँ सबसे ज्यादा फायदा उन्हीं को होने वाला है। और मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर इसमें काफी बड़े लीडर्स भी आए होंगे तो अपनी टीम के लोगों जो बीच में ज्वाइन करते हैं या जो नहीं समझ पाते हैं उनको आप थोड़ा सा गाइड करें। आपके लिए समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज एक्चुअली हम मोटर इंश्योरेंस के बारे में ही बात करेंगे। और जब हम ट्रेनिंग खत्म करेंगे तो आप मोटा मोटा 90% इंश्योरेंस समझ चुके होंगे। मैंने लास्ट वाली लाइन में मोटर वर्ड यूज नहीं किया है। मैंने बोला है अगर आप ये मोटर इंश्योरेंस का ट्रेनिंग 1.5 घंटा ठीक से करेंगे तो आप 90% इंश्योरेंस समझ चुके होंगे। तो आप सोच लीजिए कि ये प्रोडक्ट, ये जो लाइन ऑफ बिजनेस है कितना इंपॉर्टेंट है। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ, आपको अगर दिखने लग जाए तो आप प्लीज मेरे को ओके कर दीजिएगा। पहले इसको एनोटेट को अपन सिक्योरिटी में जाके बंद करेंगे। हाँ, ठीक है। तो सर आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं? जी सर, क्लियर है बिल्कुल, आवाज और स्क्रीन दोनों क्लियर है सर। ठीक है सर। मोटर इंश्योरेंस, इसके अंदर दो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, मोटर एंड इंश्योरेंस। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है जो लाइन नीचे लिखी हुई है, सिंपलेस्ट बट मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड। तो आप कहेंगे ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, क्या आप पहले तो बोल रहे हो सबसे आसान है और फिर आप ही कह रहे हो कि सबसे मुश्किल है। सबसे आसान है एज ए बिजनेस अपॉर्चुनिटी, सबसे आसान है प्रोस्पेक्टिंग के लिए। जैसा कि आप सब जानते हैं किसी भी बिजनेस में प्रोस्पेक्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिजनेस को बड़ा बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। और कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है कि जितना हम इसको आसान समझते हैं और जिस तरह हम लोग पॉलिसी डॉक्यूमेंट खींच के और आगे खिसका देते हैं, ये उतना आसान नहीं है। आपको इस ट्रेनिंग के बाद अपने को एक ऐसे एडवाइजर की तरह पोजीशन करना है जो मोटर इंश्योरेंस के बारे में जानता है, जो कस्टमर्स की, यूजर्स की हेल्प करने को तैयार है, वेदर वो आपसे इंश्योरेंस लेता है या नहीं लेता है। क्योंकि यही आईआरडीए का मोटिव है, यही गवर्नमेंट का मोटिव है कि लोग इंश्योरेंस को उस तरह से लेना चालू करें जिस चीज के लिए वो बना है। और इसमें आप लोग हमारी काफी मदद कर सकते हैं। तो अब आते हैं मोटर इंश्योरेंस की अगली स्लाइड पे। एक एक स्लाइड इंपॉर्टेंट है, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, एक एक बात जो मैं बताऊंगा इंपॉर्टेंट है, एक एक एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। और जो लास्ट की स्लाइड है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपका मोटर इंश्योरेंस को देखने का नजरिया बदल देगा। टेबल ऑफ कंटेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये सीक्वेंस याद रखना है कि ये कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंट्रोडक्शन टू मोटर इंश्योरेंस, ये आपको बताएगा कि मोटर इंश्योरेंस क्या है, किस चीज को हम टारगेट कर सकते हैं, क्या ऐसी चीज है जो मोटर इंश्योरेंस के अंदर आती है, क्या हम उसकी प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं, क्या वो हमारे चारों तरफ है या नहीं है। टाइप ऑफ पॉलिसीज, इसके अंदर जो 3 तरह की पॉलिसीज मैं बात को बताऊंगा। उसके अलावा अगर आपको कोई भी पॉलिसी मार्केट में दिखती है, 100% फ्रॉडलेंट पॉलिसी है। ये मैं आपको क्यों कह रहा हूं कि जब भी हम इंश्योरेंस के बारे में बात कर रहे होते हैं, हम इंश्योरेंस सेल कर रहे होते हैं, उस टाइम पर इंडिया में ओरिजिनल पॉलिसी से ज्यादा फ्रॉड पॉलिसीज बिक रही होती हैं। और हम लोग खास के इन ज्योग्राफीज के अंदर हैं, जिन जगहों पे हम लोग काम करते हैं, जगहों पर रह रहे हैं, वहां ये सबसे ज्यादा प्रेवलेंट है। आए दिन कस्टमर को हजारों रुपए का नुकसान होता है, जस्ट बिकॉज कि उसको जो बताने वाला होता है उसको पता नहीं है कि इसको इंश्योरेंस नहीं आता है। तो ये आप समझें, आप यहां से एक अच्छे एडवाइजर बनकर निकलेंगे। मैं बता रहा हूँ आपका इंश्योरेंस का बिजनेस इतना फ्लरिश होगा कि आप बाकी चीजों के बारे में सोचना छोड़ देंगे। ये मैंने आपको लास्ट ट्रेनिंग में बताया था कि कितना बड़ा अंडर इंश्योरेंस मार्केट इंडिया में अवेलेबल है। ये गवर्नमेंट ने बकायदा लीगल स्टडी करवाया है। ये कोई भी डेटा ब्रीच नहीं है, कोई भी डेटा गलत नहीं है। अंडर राइटिंग वाला जो स्लाइड है वो आपको बताएगा, जब आप बहुत दुखी हो जाते हैं कि सर हमारा प्रीमियम तो कम ज्यादा आ रहा है, कस्टमर का प्रीमियम कोई और कम दे रहा है, इस एप्लीकेशन पर ये प्रीमियम कम है, हमारा ज्यादा क्यों है। ये अंडर राइटिंग वाली स्लाइड आपको बता देगी कि हमारा प्रीमियम ज्यादा क्यों आता है, हमारा प्रीमियम कम क्यों नहीं आता है। अगर वो चेकर्स 5 पॉइंट आपने उसमें चेक कर लिए कोर्ट में,
मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूं, आप गारंटी कह सकते हो कि हमारा कोट ज्यादा नहीं आता है, हमारा कोट बिल्कुल सही आता है। और एक एक पॉइंट में आपको पता लग जाएगा कि पैसे बचाने के चक्कर में कस्टमर किस परिस्थिति में फंस सकता है। फ्रॉड डिटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रॉड डिटेक्शन से आप ये समझ पाएंगे कि पॉलिसीज में जो फ्रॉड होते हैं वो आप कैसे पकड़ सकते हैं, और आप एक अच्छे कस्टमर को हेल्प कर सकते हैं ये जानने में कि वो या तो गलत पॉलिसी ले रहा है या उसने जो पॉलिसी ली है वो फ्रॉड है। रिस्क असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें पता तो रहे कि हम क्यों इंश्योरेंस करवा रहे हैं, उसके अंदर क्या रिस्क इन्वॉल्व है, कस्टमर को इंश्योरेंस क्यों करना चाहिए, आपको इंश्योरेंस क्यों करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है रिस्क असेसमेंट में समझना। और क्लेम्स हैंडलिंग, क्लेम्स हैंडलिंग एक्चुअली हमारा काम नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको ये कह रहा हूं कि हमें यहां से भाग लेना है। पर सबसे इंपॉर्टेंट क्लेम्स हैंडलिंग है, लेकिन हमको किस तरह कस्टमर को गाइड करना है, क्या क्या साइकोलॉजिकल सिचुएशन आती है जिसमें हम कस्टमर की हेल्प कर सकते हैं, और खासकर अपनी भी हेल्प कर सकते हैं क्लेम्स हैंडलिंग का टाइप पे। क्लेम्स हैंडलिंग इंश्योरेंस कंपनी का काम है, लेकिन हम कैसे उसको फैसिलिटेट करते हैं वो मैं आपको आगे स्लाइड्स में बताता रहूंगा। तो अगले 45 मिनट बहुत ध्यान से सुने, ठीक है, क्योंकि लास्ट की जो दो स्लाइड है उन पर मैं थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लूंगा, वो आपको रियल यूज केसेस बताऊंगा कि किस तरह मोटर पॉलिसीज कस्टमर को हेल्प करती हैं। तो सर, इंट्रोडक्शन टू मोटर इंश्योरेंस ये बहुत जरूरी है आप सबकी गलतफहमी दूर करने के लिए, और खासकर उन कस्टमर्स की गलतफहमी दूर करने के लिए जिनको ये लगता है कि हमको इंश्योरेंस आता है, हमारे पास जो गाड़ी है उसको इंश्योरेंस लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे साथ कुछ नहीं होगा। अगर आपको ऐसा कोई भी कस्टमर मिले, जो मैं बार बार कहता हूं, वो कहता है कि मेरा क्लेम नहीं आएगा, कृपया उसको गुरु की मान्यता दें और हमें भी आशीर्वाद दें कि वो हमारे गुरु बन जाएं, क्योंकि इसके बाद भगवान के बाद धरती पे वही व्यक्ति है जो ये भविष्यवाणी कर सकता है कि उसके साथ क्या होगा, तो हमारे बारे में भी कुछ बता पाएगा। तो हो सकता है वो हमारे लिए भगवान से संवाद करने का जरिया बन जाए, क्योंकि मोटर इंश्योरेंस के अंदर हर 99% कस्टमर को यही लगता है जी हमारा क्लेम तो आएगा नहीं, तो हम क्यों इंश्योरेंस लें। सर, आपके साथ नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं किसी और के साथ नहीं हो रहा है, ये आपको आगे पता लग जाएगा कुछ स्लाइड्स में। डेफिनेशन ऑफ व्हीकल, एक्चुअली ये डेफिनेशन आपको बताएगी कि ये मोटर जो होता है ये एक्चुअली बवाल क्या है हमारे देश में, मोटर एक्चुअली होता क्या है और उसका इंश्योरेंस मैंडेटरी क्यों है। तो डेफिनेशन बहुत मैंने छोटा किया है, वैसे तो ये 34 लाइंस की डेफिनेशन है मोटर व्हीकल एक्ट में, लेकिन मैंने बहुत काम की चीज निकाल ली आपके लिए उसमें से कि एनी मोटराइज्ड व्हीकल, अगर आप साइकिल को भी मोटराइज्ड व्हीकल बना लेते हैं, इसका मतलब आपने साइकिल को मॉडिफाई कर लिया है उसके अंदर मोटर लगाकर, तो उसके अंदर भी आपकी थर्ड पार्टी लायबिलिटी बन जाएगी। तो एनी मोटराइज्ड व्हीकल रनिंग ऑन फॉसिल फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी इंक्लूडिंग ई कार्ट एंड ई रिक्शाज whether registered or unregistered comes under मोटर व्हीकल एक्ट। इसका मतलब कोई भी गाड़ी पेट्रोल पर, डीजल पर, एलपीजी पर, सीएनजी पर या बिजली पर चल रही है, जो ई कार्ट को भी इंक्लूड करता है, ई रिक्शा को भी इंक्लूड करता है, रजिस्टर्ड है या रजिस्टर्ड नहीं है। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, कई जगहों पर इलेक्ट्रिक व्हीकल रजिस्टर्ड नहीं होते हैं अगर 25 किलोवाट के नीचे की मोटर है और 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कम है, तो वो इसी खुशी में जी रहे हैं कि हमारे पे कोई इंश्योरेंस की लायबिलिटी नहीं बनती है, हमें इंश्योरेंस लेने का जरूरत नहीं है। सर, अगर आप कोई भी मोटराइज व्हीकल जो इनमें से किसी भी फ्यूल पे चलता है, रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है, अगर पब्लिक रोड पर चला रहे हैं, आपकी लायबिलिटी उतनी ही बनती है जितनी एक ट्रक वाले की बनती है, एक बस वाले की बनती है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं कि आपके आसपास के इलाकों में कई ऐसे इलेक्ट्रिक व्हीकल डीलरशिप खुल चुकी हैं, कंपनियां खुल चुकी हैं जो 25 किलोवाट से नीचे की मोटर की पॉलिसीज बना रही हैं, सॉरी गाड़ियां बना रही हैं, और वो इंश्योरेंस नहीं ले रहे हैं। आप उनको डंके की चोट पर जाकर बोल सकते हैं कि भैया अगर ये डेफिनेशन तुम मानते हो तो इंश्योरेंस चालू करो, नहीं तो कस्टमर का उतना ही नुकसान होगा जितना एक ट्रक वाले का हो सकता है, बस वाले का हो सकता है, कार वाले का हो सकता है। हो सकता है इलेक्ट्रिक व्हीकल का इंपैक्ट कम पड़े, लेकिन अगर कोई सही कस्टमर को सही वकील मिल गया तो आप उसके बेचारे के हाथ पर टूटने के पैसे भी वो आपसे ले लेगा, क्योंकि थर्ड पार्टी लायबिलिटी जो है वो खाली डेथ कवर नहीं करती है, बॉडीली इंजरी भी कवर करती है, डिसमेंबरमेंट कवर करती है, किसी भी तरह की विकलांगता किसी को हो जाती है उसमें भी कंपेंसेशन देती है। ये मैं आपको आगे बताऊंगा। और किस तरह आप लोग अपनी गाड़ियों के साथ खेलते हैं, किस तरह कस्टमर अपनी गाड़ी के साथ खेलते हैं और उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है, वो आपको लास्ट की स्लाइड में आज पता लग जाएगा।
तो एनी मोटर व्हीकल रनिंग ऑन फ्यूल एंड इलेक्ट्रिसिटी वेदर रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड कम्स अंडर सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट। ये आप याद कर लें, तो अपने दिमाग से बिल्कुल भी निकाल दें कि ये गाड़ी का इंश्योरेंस करवाना जरूरी है, ये गाड़ी का इंश्योरेंस करवाना जरूरी नहीं है। रिस्क इन्वॉल्व, मैं गाड़ी का इंश्योरेंस क्यों करवाऊं, हमें इंश्योरेंस लेने की जरूरत क्या है? तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि इसमें रिस्क क्या इन्वॉल्व होती है, क्योंकि आपको रिस्क दिखेगा तो ही तो आप उसको सिक्योर करेंगे। अगर आपको रिस्क ही नहीं दिख रहा है, अगर आपको लग रहा है कि हमारे साथ तो कुछ नहीं हो सकता, अगर आपको लग रहा है सर रिस्क तो ऐसा है कि अगर आप आज रात को सो जाएंगे ना, तो आपको अपना सुबह का भी नहीं पता है कि आपके साथ क्या होगा। इतना बड़ा रिस्क है आपकी लाइफ में। तो आप एक बात समझिए कि रिस्क बहुत इंपॉर्टेंट है इंश्योरेंस के अंदर। तो मोटर इंश्योरेंस में जो रिस्क इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं 4 तरह के। सबसे बड़ा रिस्क है आपका एसेट का रिस्क। हर आदमी जब कुछ पैसा कमाने लगता है, या उसकी शादी हो रही होती है, या परिवार में वो कुछ नया करना चाहता है, तो सबसे पहले गाड़ी ही लेता है। चाहे वो मोटरसाइकिल होती है, चाहे वो छोटी गाड़ी होती है, चाहे बड़ी गाड़ी होती है, चाहे वो ट्रांसपोर्टर बनना चाहता है, चाहे वो बस का कुछ करना चाहता है, गाड़ी ही लेता है। 90% लोग हमारे यहाँ में तो पहला एसेट बनाते हैं वो गाड़ी ही बनाते हैं। इवन यहाँ तक कि शादी में भी लोग यही पूछते हैं गाड़ी कौन सी दोगे। तो सबसे पहले रिस्क है आपका एसेट का रिस्क। अब फाइनेंशियल रिस्क तो हो ही गया, फ्री में तो मिलेगा नहीं, पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे, तो आपका फाइनेंशियल रिस्क हो गया। अब ये आपका जो फाइनेंशियल रिस्क है ये बहुत परसेप्शन पे बेस करता है आपका अपने बारे में। अगर आपको लगता है आप एक 10 लाख की गाड़ी खरीदने के बाद उसका नुकसान उठा सकते हैं, तो आपको पॉलिसी लेने का जरूरत नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कौन सी लेनी है और कौन सी नहीं लेनी है, वो आपको आगे पता लग जाएगा। थर्ड पार्टी रिस्क, सर ये रिस्क जो है इसको तो बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। इसके लिए तो गवर्नमेंट अब बुरी तरह पीछे पड़ चुकी है। टेक्नोलॉजी ऐसी आ चुकी है कि आप अगर ये सोच के बैठे हैं कि हमको नहीं करानी इंश्योरेंस, मत करवाइए सर। अगर आप गाड़ी जरा सा बाहर लेके निकले तो हो सकता है आपको हाईवे पे 4-4 दिन वहीं वेट करना पड़ जाएगा, अगर आप इंश्योरेंस नहीं निकालते हैं। क्योंकि कई लोगों को ऐसा लगता है पुलिस पकड़ेगी जब इंश्योरेंस हम निकाल लेंगे, लेकिन मैं बार बार कहता हूं अगर आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है और आप अगर इंश्योरेंस इमीडिएट करते हैं, रिस्क स्टार्ट डेट 2 दिन बाद की चालू होती है टू व्हीलर में, और 3 दिन बाद की चालू होती है प्राइवेट कार में। इसको आप समझ लीजिए T+2 एंड T+3। टी मतलब ट्रांजेक्शन डेट। तो आप ये बिल्कुल भी ना सोचें। प्लस आपका चालान तो होगा ही क्योंकि आपने कानून तोड़ा है, प्लस आपको हो सकता है वहीं परिवार के साथ बैठे रहना पड़े जब तक वो गाड़ी का इंश्योरेंस एक्टिवेट नहीं हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट लीगल रिस्क वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे आपने किसी को मारा, गाड़ी के नीचे आया, आईपीसी की 4 धाराओं में आपके ऊपर एफआईआर हो जाएगी, जिसमें एक तो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर की धारा है, लेकिन इसके अंदर अरेस्ट नहीं होती है बिकॉज इसको 279 के साथ रीड किया जाता है, इसलिए आपकी इमीडिएट अरेस्ट नहीं होती है, तो ये कॉग्निजेबल नहीं होता है। वो धाराएं हैं 279, 337, 427 और सबसे इंपॉर्टेंट 304A। 304A सबसे खतरनाक है, जिसको कहते हैं कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग, इसका गैर इरादतन हत्या का आपके ऊपर चार्ज लग जाता है। लेकिन डरने का जरूरत नहीं है, ये अरेस्टेबल नहीं है बिकॉज इट हैज टू बी रेड विद 279 मतलब नेग्लिजेंस। तो प्लीज अगर आपके भगवान ना करे गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई मर जाता है, तो डरे ना, पुलिस के साथ आराम से जहां थाने में जाके बैठे एफआईआर करवाएं और बाहर आ जाएं, सारा काम इंश्योरेंस कंपनी देख लेगी। इसलिए पॉलिसीज को डिजी लॉकर पर मैप करके रखें, बिकॉज कई बार इंश्योरेंस कंपनी की पुलिस कहती है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हमें चाहिएगा। आजकल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट डिस्पैच नहीं हो रहे हैं, डिजिटल फॉर्म में ही आते हैं, तो प्लीज डिजी लॉकर को इस्तेमाल करें। ये आपको सब रियल केसेस बता रहा हूं जो आए दिन हो रहे हैं और जिसमें हमको कस्टमर की हेल्प करनी पड़ती है। डिजी लॉकर की एप्लीकेशन यूज करें और अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी को मैप करें, इससे ये भी कंफर्म हो जाएगा कि आपकी पॉलिसी फ्रॉड नहीं है। तो 4 तरह का रिस्क आप इन्वॉल्व होता है, इन चारों को समझ लें। अगर आपको लगता है इनमें से कोई भी रिस्क आपको लगता है कि नहीं है, इसका मतलब आपके पास गाड़ी नहीं है,
इसका मतलब आप गाड़ी खरीदने का सोचे भी मत, क्योंकि थर्ड पार्टी रिस्क और लीगल रिस्क तो आप अवॉइड कर ही नहीं सकते। सारी दुनिया सड़कों को अपना घर समझ के घूमती है, वो पुलिस को कोर्ट को कोई मतलब नहीं है कि वो गलती से आया, बिकॉज मोटर इंश्योरेंस इज ए नो फॉल्ट लायबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी। इसका मतलब क्लेम आने पर किसी की भी गलती नहीं निकाली जाएगी, क्लेम दिया जाएगा अगर इंश्योरेंस जेन्युइन है तो। जेन्युइन नहीं है, आपने नहीं कराया है, तो आप प्लीज अपना पूरा कंप्लीट असेट का असेसमेंट करा के रख लें, प्रॉपर्टी का, ज्वेलरी का, और भी कुछ सामान है। अगर आपको लगता है 3-4 करोड़ के ऊपर आप हैं, तो आप बिल्कुल भी इंश्योरेंस ना लें। प्लीज अपने 3,000-4,000 रुपए बचाने का कष्ट करें, क्योंकि आपके पास उतना पैसा है। ये आपको सरकास्टिक लगेगा, लेकिन मैं बता रहा हूं लोगों के घर बार बिक चुके हैं ऑलरेडी, और जब तक पैसा नहीं भरोगे आपको जेल में और रहना पड़ेगा। तो आपको बेल मिलेगी जब आप बाहर आएंगे, जब आप प्रॉपर्टी को डिस्पोज करेंगे, उसके बाद आप ये पैसा दे सकते हैं। तो इसको सीरियसली लें, और खासकर आप लोगों को भी बहुत सीरियसली बताएं, ठीक है। आप एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर अपने आप को प्रमोट करें, आप पॉलिसी बेचने ना जाएं, क्योंकि जैसे ही हमारे दिमाग में बेचने का शब्द आ जाता है, हम थोड़े से वो हो जाते हैं, उसको कहेंगे कि एरोगेंट हो जाते हैं कि ये हमसे पॉलिसी क्यों नहीं ले रहा है। इंश्योरेंस आग्रह की विषय वस्तु है। मैं भी आपको जो ट्रेनिंग देता हूं उसमें आपसे आग्रह करता हूं, अगर आप समझ गए हैं तो इंश्योरेंस को प्रमोट करें और हमारे साथ काम करें, कि ये श्योरिटी हम आपको देते हैं कि हमारे यहाँ से गलती हो सकती है पर गलत काम नहीं होगा। तो आप प्लीज इन 4 चीजों का ध्यान रखें, ये बहुत जरूरी है। ये आप समझ गए तो इसका मतलब आप कल से किसी को भी बता सकते हैं कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। अब बात करते हैं ये होती किस तरह की है। हमने बात तो कर ली कि एसेट रिस्क है, फाइनेंशियल है, लीगल है, पर ये होती किस तरह की है। तो मोटर व्हीकल इज एन एसेट। मैं एसेट वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं कि बैलेंस शीट में इसको डेप्रिशिएटिंग एसेट यूज किया जाता है कंपनीज में, ठीक है। और जो भी इंडिविजुअल ये लेते हैं ये उसको एज ए एसेट ट्रीट करते हैं। जनरली होती है लाइबिलिटी है, बिकॉज हम लोन पे लेते हैं, पर हमारे लिए हम एसेट बिल्ड करते हैं। तो मोटर व्हीकल जो एसेट है वो हम पैसा खर्च करने के बाद क्रिएट करते हैं। इसका मतलब फाइनेंशियल रिस्क उसके अंदर ऑलरेडी आ चुका है। आपकी गाड़ी का नुकसान हो गया है, आपने इंश्योरेंस लिया है या नहीं लिया है, जिससे भी आपने लोन लिया है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपसे अपने पैसे लेकर रहेगा और बेइज्जती करेगा सो अलग। तो अगर आपको लगता है कि आपको पैसा चुकाने की जरूरत नहीं है या आपने गाड़ी लोन पर नहीं ली है, आप उन डैमेज इंश्योरेंस ले या नहीं ले वो बात की बात है, लेकिन आपकी एसेट की फाइनेंशियल रिस्क ऑलरेडी चालू हो जाती है गाड़ी लेते ही। तो जैसा मैंने बताया, डैमेज और लॉस टू द एसेट कैन लीड टू फाइनेंशियल लॉसेस टू ओनर एंड इंडिविजुअल। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि ये किस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो प्रॉब्लम ये ऐसे क्रिएट करता है कि जो लोग नई गाड़ी लेते हैं, खासकर जो जिन्होंने 2019 के बाद खरीदी है, अब मैं 2019 वर्ड यूज नहीं करूंगा कि प्राइवेट कार में तो ऑलरेडी 3 साल कंप्लीट हो गए हैं, टू व्हीलर अभी भी चल रहा है। उनको डीलर ये बोलते हैं कि हम आपको 3 साल और 5 साल की इंश्योरेंस दे रहे हैं। तब मेरा सिर्फ ये कहना है, आप किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा ना करें। अगर आप उस पॉलिसी को देखेंगे तो वो आपको थर्ड पार्टी लाइबिलिटी इंश्योरेंस की पॉलिसी दी जाती हैं, आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं होता है। ये कस्टमर को जब पता लगता है, जब गाड़ी का 1 साल पूरा हो जाता है और गाड़ी पे लॉस आता है, और वो इस मुगालते में होता है कि मैंने तो ऑलरेडी 3 साल 5 साल का इंश्योरेंस लिया है। तो जिन्होंने भी नई गाड़ी खरीदी है, प्लीज आप वो अपने दिमाग से निकाल दें कि उनकी गाड़ी जो है 3 साल और 5 साल के लिए कवर है। ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। टोटल लॉसेज आते हैं, डैमेजेस होते हैं, कस्टमर को वहां जाकर पता लगता है कि मैं बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहा था। नो डाउट थर्ड पार्टी आपका कवर है, थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी डैमेज, बॉडी इंजरी कवर है, उसमें आपको निश्चिंत रहना है। पर आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस कवर नहीं होता है, और कोई भी डीलर आपको नहीं बताता है, क्योंकि उनको लगता है कि हम ऐसे ही ये पॉलिसी बेच सकते हैं, और आप ये खुश हो रहे होते हैं कि अरे हमें तो 3 साल और 5 साल का इंश्योरेंस मिला है। डीलर की एक्सपर्टीज सर गाड़ी में होती है, उसका काम गाड़ी बेचना होता है, उसका काम इंश्योरेंस चिपकाना होता है। मैं आपको बताऊंगा एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आगे वाली स्लाइड में कि आप डीलर से कैसे बात कर सकते हैं अगर वो आपको इंश्योरेंस चिपकाने की कोशिश करता है। लीगल रिस्क जैसा मैंने आपको बताया, डेथ और बॉडीली इंजरी बाय ओनर और ड्राइवर। यहाँ पे एक आपको मैं ऐसा यूज केस बताऊंगा जिसके अंदर ओनर गाड़ी से बहुत दूर था, तो भी उसको 2.5 करोड़ रुपए देने पड़ गए, वो गाड़ी पे नहीं था। तो आप ये सोच लीजिए
कि अगर आपने गाड़ी ली है तो आप चाहे गाड़ी में हो या नहीं हो, आप गाड़ी चला रहे हो नहीं हो, लायबिलिटी आपके ऊपर ही रहेगी। तो निश्चिंत बिल्कुल भी ना रहे कि अरे हम तो गाड़ी चला नहीं रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने तो किसी को दे रखी है। मैं आपको आगे बताऊंगा उसका क्या असर होता है। एफआईआर रजिस्टर होती है इसके अंदर, जैसा मैंने बताया 4 धाराएं लगती हैं, पर ये कॉग्निजेबल नहीं माना जाता है, ठीक है, कंपाउंडेबल भी नहीं माना जाता है। इसके अंदर आप आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट भी कर सकते हैं इंश्योरेंस कंपनी की उससे, ठीक है। और बेलेबल भी होता है। बेलेबल क्यों होता है कि आपको अरेस्ट नहीं किया जाता है। इसके अंदर ऑटोमेटिकली कई केसेस में प्री अरेस्ट बेल होती है। अगर कोई विटनेस ये कहता है कि नहीं इसने इसको जबरदस्ती मारने की कोशिश करी है, जैसा कि आपने दिल्ली वाले केस में अभी देखा होगा, ठीक है, जिसमें वो लड़की को गाड़ी के नीचे घसीटते हुए लेके गए थे, उसमें भी 302 नहीं लगा है, 304 ए लगा है, इसलिए उनको जाकर सीधा ही बेल मिल गई थी। अब इन्वेस्टिगेशन में क्या निकलता है वो उनका वो है, हम उस पर कमेंट नहीं कर सकते। पर इसके अंदर अरेस्ट से तो डरे बिल्कुल भी नहीं। कोई बंदा अगर आपने मार दिया है, अगर आपको लगता है भीड़ आपके पीछे पड़ी है, सीधा गाड़ी को थाने में ले जाकर खड़ी कर दें। पुलिस के आने का वेट ना करें, सीधा बोलें ऐसा है मैं आपके साथ पुलिस थाने में चलता हूं। आप पुलिस थाने के अंदर सबसे सेफ हैं। और अगर जब वो एफआईआर लिख रहा है तो इन चीजों का विशेष ध्यान रखें कि ये 4 धाराएं लगाई हैं, उसने कहीं 302 304 बी तो नहीं लगा दिया है। कई बार इसमें गलती तो नहीं कहूंगा, कुछ लोग कोशिश करके अटेम्प्ट टू मर्डर की भी लगा देते हैं, वो खतरनाक हो सकता है। तो आपको समझदार बनना है, आपको लोगों को भी समझाना है कि यही धाराओं के अंदर केस हो सकता है, इसमें डरने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं आप किसी भी पैनिक सिचुएशन में आ जाते हैं लाइफ में, ये आपकी लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जो हो गया उसको आप नहीं बदल सकते, आपको उससे आगे ही सोचना पड़ेगा कि आप करना क्या है। करने के लिए रिएक्ट ना करें, रिस्पॉन्ड करें। रिस्पॉन्ड का मतलब है, एक शब्द याद कर ले लाइफ में, वेट। किसी भी पैनिक सिचुएशन में आप हो, 5 मिनट के लिए आप थोड़ा सा इंतजार कर लें बस, आपकी पिक्चर सारी क्लियर हो जाएगी। अगर आपने गलत काम नहीं करा है, आप गाड़ी सही तरीके से चला रहे हैं, ठीक है, आप कुछ भी हो जाए थर्ड पार्टी लाइबिलिटी आपको क्लेम मिलेगा। सिर्फ एक ही शर्त है, इंश्योरेंस आपका वैलिड होना चाहिए। एक वैसे एक रेमेडी है, लेकिन वो मैं आपको नहीं बताऊंगा कभी भी, क्योंकि वो हमारी इंडस्ट्री के लिए खराब है, तो आप उसके बारे में ना सोचें। लेकिन एक रेमेडी है, लेकिन वो कभी फंसेंगे और आपको मेरी लीगल एडवाइस चाहिए कि 3 साल बाद, तो मैं आपको बताऊंगा कि अभी तो मैं आपको दे नहीं सकता, मेरे को सिर्फ 1 सेमेस्टर हुआ है। लेकिन बहुत चीजें मैंने भी सीखी है पिछले 6 महीने में, तो ये अपन थोड़ा सा मैं नॉलेज आपको इम्पार्ट करूंगा कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंश्योरेंस प्रोटेक्ट द फाइनेंसर फ्रॉम एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल लॉसेज। किसी भी तरह का फाइनेंशियल लॉस आपको हो जाता है, वेदर वो थर्ड पार्टी लॉस है या आपकी गाड़ी का लॉस है, इंश्योरेंस पॉलिसी कवर करती है, सब्जेक्ट टू द पॉलिसी यू हैव टेकन, मतलब सब्जेक्ट टू द पॉलिसी, जो पॉलिसी आपने ली है। एक एक वर्ड, एक एक लाइन, कॉमा, फुल स्टॉप, सारा इंपॉर्टेंट है इस ट्रेडिंग में। इसको ऐसे की ऐसे ही अपने दिमाग में उतार लें। प्लीज अपनी तरफ से चीजों को बेंड करने की कोशिश ना करें, जो हमारे माइंड की आदत होती है। तो आपको आज की ट्रेनिंग से आपका अवेलेबिलिटी बायस खत्म हो जाना चाहिए, जिसमें आपको ऐसा लगता हो कि हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो ही सही है। ऐसा नहीं है। टाइप ऑफ पॉलिसीज, सबसे इंपॉर्टेंट, उसके लिए पॉलिसी पढ़ें। ये बीच में जो पॉज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप ऑफ पॉलिसीज सबसे इंपॉर्टेंट, पॉलिसी को पढ़ें। वो आप लोगों के लिए इसलिए कह रहा हूं कि जब आपके पास कोई भी कस्टमर या प्रोस्पेक्ट की पॉलिसी कॉपी आती है, प्लीज 5 मिनट उस पॉलिसी को पढ़ें। आपका कस्टमर नहीं जाएगा, और जो कस्टमर आपके लिए 5-10 मिनट का इंतजार नहीं कर सकता है, उसके साथ काम ना करें। वो आपकी जिंदगी नरक बना देगा क्लेम आने पर। आप समझिए मैं क्यों कह रहा हूं। जब तक आप पॉलिसी कॉपी नहीं पढ़ेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कौन सी पॉलिसी देनी है। ये मैं आपको एग्जांपल अभी दूंगा। कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूं एक बहुत ही शानदार। कि कुछ दिन पहले एक कस्टमर का मुझे फोन आया, जिसने डीलर से नई गाड़ी खरीदी थी। तो उसने डीलर से गाड़ी खरीदी, तो इंश्योरेंस पॉलिसी डीलर ने उसकी कर दी।
तो यही कस्टमर जब गाड़ी लेने जा रहे थे तो इन्होंने मेरे को बोला कि सर आप मुझे इंश्योरेंस कोटेशन दे दीजिए। तो हमने जो उनको कोटेशन दिया वो डीलर से करीब 40,000 रुपए कम था। डीलर से उन्होंने कोटेशन दिखाया, डीलर बोला अगर आप गाड़ी मेरे से लेंगे तो आपको इंश्योरेंस भी मेरे से लेना पड़ेगा, नहीं तो मैं आपको गाड़ी नहीं दूंगा। इसका मतलब ये है, अगर आपने गाड़ी डीलर से खरीदी है, क्या आपने परफॉर्मा इनवॉइस को चेक करा है या आपने कॉन्ट्रैक्ट कॉपी चेक करी है जिसके अंदर ये क्लॉज लगाया गया है कि इफ यू नॉट बाय इंश्योरेंस फ्रॉम मी आई कैन विड्रॉ द व्हीकल। ये वो नहीं कर सकता है। अगर आपने बुकिंग अमाउंट दिया है तो वो गाड़ी का दिया है, इंश्योरेंस का नहीं दिया है। आप ये बात ध्यान समझिए, कॉन्ट्रैक्ट गाड़ी को सेल करने का हुआ है, उसमें कोई भी किसी भी तरह की एडिशनल कंडीशन नहीं लगा जा सकती। अगर वो करता है तो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर रहा है। मैं बता रहा हूं, वो गाड़ी किसी को भी नहीं दे सकता जब तक आपसे राइटिंग में वो नहीं ले लेगा कि आप ये गाड़ी नहीं चाहते या आप बुकिंग अमाउंट जो है वापस ले लेते हैं। आगे से बात ध्यान रखिए, कोई भी डीलर बोलता है अगर आप इंश्योरेंस नहीं लेंगे तो मैं गाड़ी नहीं दूंगा, उसको बोलो वेयर इज दी कॉन्ट्रैक्ट कॉपी जिसमें ये लिखा हुआ है। ये वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट है जो तुमने बनाया, मैंने साइन नहीं करा था। मैंने गाड़ी की बुकिंग के पैसे दिए थे, इंश्योरेंस के पैसे नहीं दिए थे, और मैंने राइटिंग में कहीं भी नहीं दिया है। एक बार अगर उसने आपसे गाड़ी की बुकिंग के पैसे ले लिए हैं और गाड़ी अलॉट कर दी है, इंजन नंबर चेसिस नंबर अलॉट कर दिया है, जब तक आप उसको राइटिंग में नहीं दोगे वो गाड़ी किसी को नहीं दे सकता। डरने की जरूरत नहीं है, आपकी गाड़ी कहीं पर भी नहीं जाएगी, वो चाहे साल भर वहीं खड़ी रहे जब तक आप कंसेंट नहीं दे दोगे। और अगर उस गाड़ी पर लोन अप्रूव हो गया है तो अब तो बैंक से भी एनओसी लेनी पड़ेगी उसको, वो गाड़ी किसी और को देने के लिए, क्योंकि उसी कोटेशन के बेस पे उसी गाड़ी के लिए बैंक ने लोन भी कर दिया है। इसका मतलब एज पर आरबीआई एक्ट नाउ दैट एसेट बिलोंग टू बैंक ऑल्सो, बिकॉज बैंक इज रेडी विद द डिसबर्समेंट। ये इतना आसान नहीं होता है जितना आप बोलने पे डर जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो आप आगे से ना डरें क्योंकि मैं बताऊंगा प्रॉब्लम कहाँ होती है। तो गाड़ी का इंश्योरेंस उन्होंने करा लिया और वो वर्कशॉप गए 1 महीने बाद सर्विस कराने। तो जब वर्कशॉप गए तो वर्कशॉप वाले ने कहा सर आपने इंश्योरेंस कहाँ से लिया था? उन्होंने कहा सर आप ही से लिया था, पर सर इसके अंदर तो फायर कवर नहीं है। तो उन्होंने मेरे को फोन करा कि सर ये तो ऐसे बोल रहे हैं कि फायर कवर नहीं है। मैं कहा ठीक है, मैं कहा उनको पूछो और क्या कवर नहीं है। तो उन्होंने मुझसे पूछा, बोले सर इसके अंदर चोरी भी कवर नहीं है। मैं कहा ठीक है, मैं कहा और क्या कवर नहीं है? बोले सर ये कह रहे हैं इसके अंदर तो अगर चूहा हुआ काट गया वो भी कवर नहीं है, गाड़ी में फ्लड हो गया तो भी कवर नहीं है, गाड़ी चोरी हो गई तो वो भी कवर नहीं है। तो मैं कहा फिर इसके अंदर क्या कवर है? बोले सर इसके अंदर तो ये कह रहे हैं सिर्फ एक्सीडेंटल डैमेज कवर है। तो मैं कहा अगर हम ये इंश्योरेंस इनसे लेते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा? तो उसने रेट कार्ड बताया। अगर थेफ्ट लेना है तो 350 रुपए, अगर आपको फायर का लेना है तो 850 रुपए, फ्लड का लेना है तो 280 रुपए। ये सब आपको एडिशनल देना पड़ेगा और आपको अलग अलग पॉलिसी। इसका मतलब उस कस्टमर को डीलर के वहां से 5 पॉलिसीज और मिलने वाली थी जो कि कंप्लीटली फ्रॉड पॉलिसीज थी, क्योंकि इस तरह की पॉलिसीज फायर कोई भी मोटर पॉलिसी इशू नहीं कर सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था, ये 3 तरह की पॉलिसी के अलावा कोई भी पॉलिसी मिलती है वो कंप्लीटली फोर्स डॉक्यूमेंट है। इसका मतलब कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस जो है वो आपकी गाड़ी का रिस्क कवर करता है, थर्ड पार्टी रिस्क कवर करता है। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब कवर करने का मतलब ऐसा कोई भी डैमेज आपकी गाड़ी में किसी भी तरह से हो जाता है, फायर हो जाती है, रोडेंट डैमेज हो जाता है, फ्लड हो जाता है, इनंडेशन हो जाता है, गाड़ी पे पत्थर गिर जाता है, कोई गाड़ी को पत्थर मार देता है, गाड़ी में दंगों में आग लग जाती है, गाड़ी चोरी हो जाती है, सब कुछ आपकी एक ही मोटर पॉलिसी कवर करती है। इसीलिए मैंने आपको बोला था अगर आप मोटर इंश्योरेंस पर फोकस करेंगे तो 90% इंश्योरेंस आप सीख के यहाँ से निकलेंगे। तो जितने भी इंश्योरेंस के प्रोडक्ट अवेलेबल हैं इंडिया में वो मोटर पॉलिसी एक ही पॉलिसी में कवर करती है। तो प्लीज चक्कर में ना आए, ना इन चक्करों में पड़े कि हमको अलग अलग पॉलिसी लेना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सिंपल सी बात है, जब क्लेम आएगा तो आपकी इस पॉलिसी पे क्लेम रजिस्टर होगा और आपको क्या लगा, अरे वाह हमारा क्लेम तो मिल गया। तो थोड़ा सा पैसा बचाने के चक्कर में आपने अपना नुकसान कर लिया। ये छोटी लोकेशन पे बहुत ज्यादा प्रिविलेंट है प्रैक्टिस, सब डीलरों पे बहुत ज्यादा प्रिविलेंट है, क्योंकि उनको भी यही बताया जाता है।
एक बात आप समझ लीजिए, कॉन्ट्रैक्ट जो होता है इंश्योरेंस का, वो डीलर और कस्टमर के बीच में नहीं होता है। कॉन्ट्रैक्ट होता है कस्टमर और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में। इसीलिए मैंने बोला था क्लेम हैंडलिंग हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन एज ए प्रोफेशनल हमको फैसिलिटेट करना पड़ता है। वो हमारी मॉरल ड्यूटी में, हमारी प्रोफेशनल ड्यूटी में, आईआरडीए में आता है कि एज ए चैनल प्रोवाइडर यू हैव टू फैसिलिटेट स्मूथ क्लेम सेटलमेंट ऑफ द कस्टमर। ऐसे की ऐसे लैंग्वेज है। तो जब हम क्लेम्स के ऊपर ट्रेनिंग करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि कहां से प्रॉब्लम चालू होती है। क्लेम के टाइम पे प्रॉब्लम चालू होती है आप ही के एंड से, कस्टमर के एंड से ही चालू होती है। सबसे पहला स्टेप तो आप ये समझ लो, पॉलिसी कॉपी ही नहीं पढ़ते हैं, बाकी तो बहुत दूर की बात है। सर डीलर हमको कैशलेस नहीं दे रहा है। डीलर आपको वही एग्जांपल देगा, कभी किसी डीलर ने आपको ऐसे कस्टमर से बात कराई जिसने उससे इंश्योरेंस लिया और उसका क्लेम सेटल हो गया हो? डीलर हमेशा क्या कहेगा, आप हमसे इंश्योरेंस नहीं लेंगे तो कैशलेस नहीं होगा। कैशलेस नहीं होने का रीजन होता है डीलर इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम्स का, जीएसटी का पैसा भी खा जाते हैं। और जो डीलर जीएसटी का पैसा नहीं भरते हैं, इंश्योरेंस कंपनी उनका कैशलेस का सेटलमेंट रोक लेती है। वो डीलर कभी आपको ये नहीं बोलेगा जी सर मैं तो पैसे खा गया इसलिए मैं कैशलेस नहीं दे सकता। वो फिर यही कहानियां बनाएगा कि सर आपने तो हमसे इंश्योरेंस लिया नहीं था, जबकि जिसको उसने इंश्योरेंस दिया उसकी गाड़ी भी वहीं खड़ी है, कैशलेस हो ही नहीं रहा है। करोड़ों रुपए का जीएसटी मार जाते हैं इंश्योरेंस कंपनी का, इंश्योरेंस कंपनी बैकआउट कर जाती है, उन पर लीगल केस कर देती है, और फिर वो यही बोलते हैं सर कैशलेस नहीं मिलेगा। प्लीज आप किसी भी स्टेटमेंट की डेप्थ में जाएं, वो ऐसा क्यों बोल रहा है। कोई भी आदमी मुंह करके नहीं कहेगा जी सर हमारी ये गलती है, वो उल्टा आपके ऊपर ही थोपेगा। और हमेशा आदमी उस चीज के बारे में ज्यादा बोलता है जिसके लिए वो अपने आप को कन्विंस करना चाहता है कि वो सही कर रहा है। जैसे कोई आदमी किसी थर्ड पर्सन के बारे में आपको अगर आके बोल रहा है तो एक्चुअली अपने आप को ये कन्विंस कर रहा है कि वो आदमी बुरा है। तो यही आपके इंश्योरेंस में होता है, यही आपकी लाइफ में होता है। तो हर चीज को बहुत ही प्रोस्पेक्टिव नजरिए से देखें, बहुत ही एडवांस तरीके से देखें और समझें कि इस स्टेटमेंट के पीछे रीजन क्या है। कुछ नहीं है तो आप मेरे को फोन कर लीजिए, ये मैं डेली के नाटक देखता हूं ये, और इन्हीं नाटकों से मैं सीख लेता हूं कि ऐसा बोल क्यों रहा है। और पिछले 6 महीने में मेरा नजरिया बिल्कुल ही बदल गया है, बिकॉज नाउ आई हैव टू बिहेव लाइक ए लॉयर। तो मुझे फैक्ट्स के बारे में पता करना होता है कि हवा में बात क्यों कर रहा है। तो 6 महीने पहले तक मुझे भी नहीं पता था कि जीएसटी चोरी करते हैं। तो आप इन चीजों को समझें। ये चीजें अगर आप कस्टमर को बताएंगे वो बिल्कुल कहेगा कि यार मैं आज जिस बंदे से बात कर रहा हूँ इंश्योरेंस में जो है ना, अगर मैं इसके हाथों में चला गया तो मेरा नुकसान नहीं होगा। ये आपको समझना है। प्रोस्पेक्टिंग बहुत सिंपल है। कस्टमर के साथ बैठे कुछ नहीं तो सर वो आपको सम्मान देके चाय पिला के भेज देगा। और कोई भी ऐसा कस्टमर आपके पास आता है जिससे आपसे इंश्योरेंस नहीं लिया है और अगर कुछ हेल्प चाहता है तो उसकी हेल्प करें, वो आपको 10 नए कस्टमर लाके देगा अगर उसका आपने मदद की। यही इंश्योरेंस की आत्मा है, यही इंश्योरेंस का फैसिलिटेशन है। इंश्योरेंस आग्रह की विषय वस्तु है। आप आग्रह करें, लोग आपकी मदद करें, आप लोगों की मदद करें, बस ये इंपॉर्टेंट है। उसके लिए नॉलेज के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अब आते हैं स्टैंड अलोन ओन डैमेज। तो ये पॉलिसी जैसा मैंने आपको बताया 99% लोगों को लगता है कि ये 5 साल के लिए दी जाती है। ये स्टैंड अलोन ओन डैमेज पॉलिसी सारी 1 साल की होती है, उनके अंदर थर्ड पार्टी सेक्शन पॉलिसी में नहीं होता है। जब नेक्स्ट टाइम हम हाउ टू रीड अ पॉलिसी डॉक्यूमेंट पे हम जब ट्रेनिंग करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कैसे पहचानना है। लेकिन अभी आपसे समझ लीजिए, थर्ड पार्टी लाइबिलिटी आपका 3 साल 5 साल कवर है, लेकिन सिर्फ प्राइवेट कार और टू व्हीलर में। कमर्शियल व्हीकल के अंदर लॉन्ग टर्म पॉलिसीज थर्ड पार्टी की नहीं दी जाती हैं। तो कोई भी कमर्शियल व्हीकल का अगर केस आता है तो आप ये बिल्कुल भी ना सोच रहे हैं अरे ट्रेनिंग में तो बताया था कि 2019 की बात की गाड़ी है तो इसका मतलब 3 साल कवर होगा। नहीं, सिर्फ और सिर्फ सफेद पट्टी वाली जो गाड़ियां हैं या अनरजिस्टर्ड हैं, इवन अनरजिस्टर्ड में भी नहीं दी जाती है, मैं गलत बोल गया, माफी चाहूंगा। सफेद पट्टी की जो गाड़ी है उनमें 2019 के बाद ही आपको ये पॉलिसी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिसी जिसको बिल्कुल भी ना इग्नोर करें, ना करने दें, वो है स्टैंड अलोन थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। मैंडेटरी पॉलिसी है एज पर मोटर व्हीकल एक्ट। आप नहीं ले रहे हैं तो कानून तोड़ रहे हैं, और भगवान ना करे कोई मर गया तो फिर भगवान ही बचाएगा। इसलिए मैंने लास्ट टाइम बोला था आपको कि अब आगे से केवाईसी में अपना मोबाइल नंबर ना दें, बिकॉज ये पूरी तरह क्लेम सिस्टम ऑटोमेट हो रहा है।
जैसे ही पॉलिसी पे नंबर आपका दिखेगा, आपको ऑटोमेटिक नियरेस्ट पुलिस स्टेशन से कॉल आएगा और आपको ही प्रेजेंट होना पड़ेगा एज पर केवाईसी, क्योंकि इसमें आइडेंटिफिकेशन से मोबाइल नंबर को ही रखा गया है फर्स्ट स्टेज में। पैन कार्ड तो बहुत बात की बात है। तो प्लीज ये ना सोच के अपना नंबर देंगे कहीं हमारे कस्टमर को ये छीन तो नहीं लेंगे। वो आपको अगर क्लेम आ गया तो बहुत बड़ी दिक्कत होगी, आप कहीं भी होंगे आपको वहां जाना पड़ेगा। और ये कवर करता है लीगल एंड फाइनेंशियल कॉम्प्लिकेशंस टू ओनर ऑब्लिक ड्राइवर। अगर आप मेरे से पहले पूछते तो मैं इसको ओनर ड्राइवर डालता, लेकिन आज मैंने इसके अंदर ऑब्लिक डाला है बिकॉज ऑफ वन रीसेंट जजमेंट जो मैं आपको लास्ट स्लाइड में बताऊंगा कि चाहे ओनर हो या ड्राइवर हो, थर्ड पार्टी लाइबिलिटी आपके ऊपर ही आएगी। फाइनेंशियल रिस्क भी आपका, लीगल रिस्क भी आपका। तो आप बिल्कुल भी ये ना सोचें कि हमने तो इंश्योरेंस करानी नहीं है जी, हमारे साथ तो कुछ होता ही नहीं है। पर भगवान की दया है कि थर्ड पार्टी पॉलिसी अवेलेबल है। आप प्लीज अपनी गाड़ियां चेक करें जाके, कस्टमर को बोलें कुछ नहीं तो ये करवा लो। मैंने अभी तक किसी भी डिस्कशन में आपको ये फोर्स नहीं करा कि इंश्योरेंस लो। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि अगर आप ये एज ए एडवाइजर बात करोगे, एज ए लीगल कंसल्टेंट बात करोगे कस्टमर से, तो आपको ये फायदा होगा कि वो समझेगा और गारंटी वो कहेगा कि हाँ मैं इन सारी गलत फहमियों में जी रहा था। कस्टमर को नहीं पता होता है। कस्टमर एक प्रॉपर्टी खरीदता है, उसके पूरे कागज चेक करता है। कस्टमर कहीं सामान लेता है, उसका बिल चेक करता है। लेकिन कस्टमर इंश्योरेंस पॉलिसी में पैसे देने के बाद भी अपनी पॉलिसी चेक नहीं करता है, क्योंकि उसको ये विश्वास है कि जिसके से मैंने इंश्योरेंस लिया है उससे मेरे को सही पॉलिसी बना के दी होगी, और उसकी कोई इंटेंशन नहीं होती है। शुरू से कल्चरली इंश्योरेंस विश्वास पे ही चल रहा है। तो आप ध्यान रखें, आप कस्टमर को सही एडवाइस करें। किसी और से ले लेगा, लेने दो, आपको ये शांति रहेगा कि मैंने उसको सही चीज बताई। और मैं आपको आगे बताऊं कैसे 100, 200, 500 रुपए बचाने के चक्कर में लोग अपना कितना बड़ा नुकसान कर लेते हैं। तो ये 3 तरह की पॉलिसी सिर्फ अवेलेबल है, कॉम्प्रिहेंसिव, स्टैंड अलोन, थर्ड पार्टी। मैं स्टैंड अलोन वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं? बिकॉज लीगली स्टैंड अलोन थर्ड पार्टी को एसटीपी कहते हैं और इसको एसओडी कहते हैं, जिससे आपका ये कंफ्यूजन दूर हो जाए। ये जो पॉलिसी है ये खाली थर्ड पार्टी कवर करती है, खाली स्टैंड अलोन डैमेज कवर करती है, या कॉम्प्रिहेंसिव। जब नेक्स्ट टाइम करेंगे तो मैं आपको एक एक सैंपल से बताऊंगा कि पॉलिसी किस तरह ये दिखती है और किस तरह आपको ये पहचान लेना है एक झटके में। क्योंकि हमने कई जगह देखा है छोटे शहरों में कस्टमर को लॉन्ग टर्म पॉलिसी होने के बाद भी कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस दोबारा दे दी जाती है, तो उसको पता लगता है कि वो 3-3, 4-4 थर्ड पार्टी पॉलिसी ले चुका है। ये इंडेमनिटी पॉलिसी होती है, बेनिफिट पॉलिसी नहीं होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये आप 10 पॉलिसी ले लो, कुछ भी ले लो, क्लेम आपको एक ही पॉलिसी पर मिलेगा। इस स्लाइड को 2 मिनट ध्यान से देखें सर, ये आपके दिमाग में पिक्चर बिठाएगा कि कौन सी पॉलिसी क्या कवर करती है। मैं 2 मिनट के लिए शांति रखूंगा, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा। तो मेरे को मोटा मोटा लगता है आप आइडिया समझ गए होंगे। पहली पॉलिसी है एसएओडी। इसमें मैंने सिर्फ आपको गाड़ी दिखाई है और कुछ नहीं दिखाया है। इसका मतलब ये सिर्फ आपकी गाड़ी के फाइनेंशियल लॉसेज और एक्सीडेंटल डैमेज कवर करती है। इस पॉलिसी में थर्ड पार्टी ऑलरेडी इनबिल्ट होता है, तो उसको आप लेके परेशान ना हो। स्टैंड अलोन ओडी पॉलिसी बिना थर्ड पार्टी पॉलिसी के नहीं दी जाती है। इसका मतलब थर्ड पार्टी पॉलिसी 3 साल की है या 5 साल की है। तो निश्चित रहे अगर आपके पास एसओडी पॉलिसी है, आप 3 साल और 5 साल के लिए थर्ड पार्टी में कवर है। ऐसे टीपी पे मैंने सिर्फ एक इंसान दिखाया है जो रोड पे चल रहा है। आपको ऐसे बहुत लोग मिलेंगे आजकल जो किताबें पढ़ रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। आपकी गाड़ी के नीचे आके भगवान ना करे वो मर गए, कोई कुछ नहीं पूछेगा। और एक चीज का आप विशेष ध्यान रख लें सर, भगवान ना करे आप एक्सीडेंट में आपकी भी मृत्यु हो गई और आपने थर्ड पार्टी पॉलिसी नहीं ली है, तो एज पर इंडियन सक्सेशन एक्ट आपकी सारी लाइबिलिटी आपके फैमिली मेंबर पर ट्रांसफर हो जाएंगी। तो आपके जाने के बाद भी क्लेम आपके परिवार को भरना पड़ेगा। और ये स्थिति आ जाएगी कि आपकी फोटो पे माला भी नहीं लगाएंगे वो लोग, उल्टा गालियां और देंगे, कोसेंगे कि कहां फंसा गया जाते जाते। एक झटके में सारे इमोशंस जो है ना खत्म हो जाएंगे। एक बार आदमी पे पैसे की लाइबिलिटी आ जाए किसी और की, ठीक है, वो फिर सब भूल जाता है दुनियादारी। क्योंकि मेरे पास डेली पॉलिसीज आती हैं जो 3-3 साल से थर्ड पार्टी इंश्योरेंस एक्सपायर हो चुकी हैं, रिन्यू नहीं करा है, लेकिन उन्होंने सिर्फ इसलिए रिन्यू कर रहे हैं कि उनको ट्रेनिंग के बाद पता लगता है कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है। इसका मतलब वो करवाना चाहते हैं लेकिन आइडिया नहीं होता है। जैसा मैंने आपको लास्ट टाइम बताया तो पार्किंग वाले लड़के के बारे में, वो 150 पॉलिसीज पहुंच गया है महीने के अंदर, जस्ट बिकॉज उसको कन्विंस हो गया
कि हाँ ये इंश्योरेंस बहुत काम का है और मैं लोगों को कन्विंस कर सकता हूँ। इस फरवरी का उसका फिगर 150 पॉलिसीज का है अभी तक, 12 दिन हुए हैं। कुछ उसका जनवरी का स्पिल ओवर है और 150 पॉलिसीज वो कर चुका है खाली टू व्हीलर। तो वो कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी उतनी है। और तीसरी है कॉम्प्रिहेंसिव, जिसके अंदर दोनों कवर है, गाड़ी भी कवर है, थर्ड पार्टी भी कवर है। तो ये स्लाइड आपको मोटा मोटा छोटा सा आपको आइडिया दे देगी कि आप किस तरह अंदाजा लगा सकते हैं कौन सी पॉलिसी क्या कवर कर सकती है। अब आते हैं अंडरराइटिंग पर। तमाम तरह के एप्लीकेशन अवेलेबल हैं, तमाम तरह के एडवर्टाइजमेंट आते हैं, और हमको लगता है कि हमको जो इंश्योरेंस दिया जा रहा है वो सबसे महंगा दिया जा रहा है। हमको एस के ऊपर प्रीमियम तो कम मिल रहा है, लेकिन आपका प्रीमियम ज्यादा आ रहा है। जब मैं पूछता हूं आपने क्या क्या चेक करा, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता है। इंश्योरेंस के अंदर प्रीमियम सबसे लास्ट फिगर है जो आपको पे करना होता है। उस पर किसी की भी एक्सपर्टीज को, नॉलेज को जज ना करें। बिल्कुल ये ना सोचें कि आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, बिल्कुल ये ना सोचें कि आपके साथ चीटिंग हो रही है या फ्रॉड हो रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर उन सारे पैरामीटर्स में फिट बैठता है तो भी प्रीमियम ज्यादा आ रहा है, तो हम आपको बोलते हैं इंश्योरेंस कंपनी से हम लड़ाई कर लेंगे, लेकिन 99% मेरा एक्सपीरियंस है ऐसा नहीं होता है। इंश्योरेंस कंपनी प्रीमियम में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती किसी के साथ भी। हम सबको प्रीमियम बिल्कुल सेम आएगा, आप ये मानकर चलिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है व्हीकल का मेक, मॉडल, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और आरटीओ। मैं आपको बता रहा हूं, कई लोग राजस्थान की गाड़ी को यूपी का नंबर डाल के कोटेशन ले लेते हैं, आपको भेज देते हैं और फिर कहते हैं अरे सर प्रीमियम कम दे दिया, आपको ज्यादा देना पड़ेगा, हमने नंबर गलत डाल दिया। तो सबसे इंपॉर्टेंट है गाड़ी कौन से आरटीओ की है, ठीक है, कौन सा व्हीकल का मेक है। हजारों तरह के मॉडल आते हैं व्हीकल में। 1582 सीसी भी आता है, 1493 सीसी भी आता है। मैंने कोड दिया 1582 का, बिकॉज आपके आरसी पे 1582 लिखा हुआ है। आपको एप्लीकेशन ने कोटेशन दे दिया 1493 का। मोटा मोटा 650 रुपए का डिफरेंस आ गया, लेकिन आपको थर्ड पार्टी क्लेम नहीं मिलेगा। थर्ड पार्टी क्लेम में सीसी का बहुत बड़ा रोल होता है, बिकॉज ये इंपैक्ट डैमेज बताता है व्हीकल का, ये गाड़ी किस तरीके से इंपैक्ट कर सकती है, तो जजमेंट में ये काम आता है कस्टमर के। मैं बता रहा हूं 99% लोग जो एप्लीकेशन पे जाते हैं चेक नहीं करते। दूसरी बात, जो एप्लीकेशन पे आप कोट ले रहे हैं वो कहीं भी सेंट्रल डेटाबेस से कनेक्टेड नहीं है। इसका मतलब आपने गाड़ी पर क्लेम किया है, लेकिन उसमें सिस्टम एनसीबी ले रहा है 50%, और मैं कोटेशन दे रहा हूं आपको 0% पे, और आपको पता है आपने क्लेम लिया है। ये मैं आपको आगे की स्लाइड में बताऊंगा क्या हो सकता है आपके साथ। तो नो क्लेम बोनस आप लेके प्रीमियम ले रहे हैं तो कम आना ही है। तो ये चेक करें कि नो क्लेम बोनस तो नहीं दे दिया है, चेक नहीं कर रहा है, प्रीमियम लेके खुश हो रहे हैं, तो फिर मैं आपको बताऊंगा आपके साथ क्या होगा। एक्सपायरिंग पॉलिसी में कवरेज, सर आप भी बम्पर टू बम्पर दे रहे हो, वो भी बम्पर टू बम्पर दे रहा है, पर आपका कोटेशन ज्यादा आ रहा है। कोई भी पॉलिसी कॉम्प्रिहेंसिव बम्पर टू बम्पर कवर नहीं करती है। गारंटी दे रहा हूं, जीरो डेप्रिसिएशन अगर पॉलिसी में नहीं है, आपकी पॉलिसी बम्पर टू बम्पर कवर नहीं करेगी। 99% लोगों को ये पता ही नहीं है कि बम्पर टू बम्पर एक्चुअली होता क्या है। सबको ये चीजें फैसिनेट करती हैं, जैसे मंगल ग्रह पे हमको जाना है, लेकिन पता नहीं है मंगल ग्रह पे क्या है, लेकिन हमको बहुत लग रहा है कि मंगल ग्रह पे जाके हम अपना घर बसाएंगे। यही आपके लिए मोटर इंश्योरेंस के कवरेजेस हैं। कस्टमर कहते हैं सर हमको की रिप्लेसमेंट कवर दिया जा रहा है, मैं कह रहा हूं एक क्लेम मिल जाए की रिप्लेसमेंट का तो बता देना आप, पुलिस एफआईआर ही नहीं करेगी। कहां से कराओगे की रिप्लेसमेंट आप, और पता लगा दूसरी चाबी तो ऑलरेडी खो चुकी है, तो वैसे ही नहीं मिलेगा। पर्सनल बिलोंगिंग्स का कवर मांगते हैं, सर लैपटॉप चोरी हो जाए, कुछ चोरी हो जाए गाड़ी में से, पुलिस एफआईआर ही नहीं करेगी, कैसे प्रूव करोगे। गाड़ी का कांच टूट गया था जी, टूट गया होगा, गाड़ी की इंश्योरेंस करा लो आपका। पर नहीं जी, वो हमको दे रहा है, आप क्यों नहीं दे रहे, जरूरत क्या है। तो ये कुछ फैक्टर आपको ध्यान रखने हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं आपको आगे बताऊंगा, वॉलेंट्री डिडक्टिबल और जीएसटी। 99% यूजर्स जब हमको कोटेशन भेजते हैं वो ये भी चेक नहीं करते कि हमारे कोटेशन में जीएसटी लगा है, सामने वाले के कोटेशन में जीएसटी लगा है कि नहीं लगा है। हमारे कोटेशन आपको पे अमाउंट होती है जो आपको इंक्लूडिंग जीएसटी होती है।
99% कंपनी कस्टमर परसेप्शन क्रिएट करने के लिए बिना जीएसटी के कोटेशन दे देती है और आप उछलते रहते हैं, अरे वाह हमारा कोटेशन कम आ रहा है सामने वाले का ज्यादा आ रहा है। ये आप कल से ही चेक करके देख लो। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट वॉलंटरी डिडक्टिबल। मैं आपको गाड़ी का प्रीमियम आधा करके दे सकता हूं अगर आप एग्री करते हो कि हमारी गाड़ी में 15,000 रुपए का वॉलंटरी डिडक्टिबल लगा दो। अपनी तरफ से मैं कभी भी नहीं लगाऊंगा, ना हमारी टीम लगाएगी। क्यों? क्योंकि डिडक्टिबल होता है 1,000 रुपए। अब आपने कहा जी प्रीमियम हमारा 800 रुपए बच रहा है, हम तो वहां से कराएंगे, तो मैं हेलो हम भी करा देते हैं। अब आप गए, क्लेम आ गया, आपको देने पड़ेंगे 16,000 रुपए। 3 क्लेम आ गए तो 45,000 प्लस 3,000, और बचाए कितने आपने? 800 रुपए। अगर आपको ये श्योरिटी की नहीं हमारा क्लेम नहीं आएगा पूरे साल, तो फिर आप करा लो। और किसी भी तरह का क्लेम, ऐसा नहीं गाड़ी रोड पे चल रही है उसी का, किसी भी तरह का क्लेम आ गया, चोरी हो गई, आग लग गई, चूहा खा गया, पत्थर गिर गया, किसी ने तोड़ दी, हर क्लेम पर आपको 15,000 रुपए देने पड़ेंगे। इसका मतलब आपने अपनी होशियारी में 800 रुपए बचाने के चक्कर में अपना पता नहीं कितना नुकसान कर लिया, क्योंकि अनलिमिटेड क्लेम्स होते हैं कॉम्प्रिहेंसिव में। तो भगवान का अगर समय खराब हुआ तो 10 क्लेम आ गए तो भरो 1.5 लाख, जहां देने थे 10,000 देने पड़ गए 1.5 लाख। ये बिल्कुल रियल केस सिनेरियोज हैं, ऐसा नहीं है मैं आपसे हवा में बात कर रहा हूं, आप जाके चेक कर लो मार्केट में। तो अंडर राइटिंग का मतलब है कि मेरा कोटेशन ज्यादा क्यों आ रहा है और आपका कम क्यों आ रहा है, ये आपको कंपैरिजन करना है। कई लोग तो आईडीवी भी चेक नहीं करते, हम दे रहे हैं वैल्यू ज्यादा, वो दे रहा है वैल्यू कम, हम दे रहे हैं वैल्यू कम, वो दे रहा है वैल्यू ज्यादा, तो कह रहे सर हमको वैल्यू भी ज्यादा मिल रहा है। अगर आपका क्लेम आएगा और सर्वेयर को पता लग गया कि आपका वैल्यू मार्केट वैल्यू से ज्यादा है, तो क्लेम आपका उतना ही कट हो जाएगा जितना आपने वैल्यू बढ़वाई है। किसी भी गाड़ी की वैल्यू बढ़ती नहीं है, वैल्यू घटती ही है। तो प्लीज घटती वैल्यू पे ही इंश्योरेंस लें, क्योंकि टोटल लॉस में ही आपको आईडीवी का काम आता है। रिपेयरिंग में आईडीवी की कोई वैल्यू नहीं है, रिपेयरिंग में आईडीवी के हिसाब से क्लेम सेटल नहीं होते, रिपेयरिंग में बिल के हिसाब से क्लेम सेटल होते हैं। और सर यहाँ मेरी बात आप एक ध्यान रख लें, आप प्लीज हमसे इंश्योरेंस लेते हैं नहीं लेते हैं, या कोई भी कस्टमर किसी भी डॉक्यूमेंट पर ब्लैंक साइन ना करें क्लेम के टाइम पे। प्लीज ये रिक्वेस्ट है, समझदार बने, ब्लैंक डॉक्यूमेंट साइन ना करें, आपका और नुकसान हो जाएगा। एक केस में कस्टमर ने ऑलरेडी कर दिया, हम उनकी मदद कर सकते थे, लेकिन वो ऑलरेडी एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट साइन कर चुके थे, डिस्चार्ज वाउचर उन्होंने एक्सेप्ट कर ली, लायबिलिटी हम कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि उनको लगा जी अब टेंशन नहीं है जी, कागज साइन करा ली, अब तो पैसे मिल जाएंगे। तो इस चीज का भी विशेष ध्यान रखें सर, कोई भी कागज को बिना देखे जाने साइन ना करें लाइफ के अंदर, इंक्लूडिंग इंश्योरेंस क्लेम्स। नो क्लेम बोनस पे आते हैं सर। इस स्लाइड पे मैं आपसे कम से कम ये मानिए 10 मिनट का टाइम लूंगा, क्योंकि ये कईयों को लगता है कि ये जिम्मेदारी हमारी है। आपने गाड़ी पर क्लेम लिया है या नहीं लिया है, ये अगर आपसे नहीं पूछा गया है तो भी बताना आपकी जिम्मेदारी है। अगर हमने नहीं पूछा है तो ये हमारी गलती नहीं मानी जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट इसकी डेफिनेशन, एडिशनल बेनिफिट, ये एडिशनल होता है, ये मैंडेटरी बेनिफिट नहीं होता है। इसका मतलब अगर आपकी गाड़ी पे क्लेम आया है तो ये आपको नहीं मिलेगा। Additional benefit in form of discount provided by insurer to owner of vehicle for good driving behavior. ओनर ऑफ व्हीकल बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हीकल को नहीं मिलता है। तो आपने किसी को गाड़ी दे दी और उसने गाड़ी ठोक दी, तो आप कहेंगे गाड़ी तो मैं चला नहीं रहा था, लेकिन जब तक आप उस व्हीकल के ओनर हैं, गाड़ी पे क्लेम आ गया, आपका एनसीबी 0 हो जाएगा। अगर आपने गाड़ी बेच दी तो आपका ये एनसीबी आप नई गाड़ी पे ट्रांसफर कर सकते हैं, आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन ये दिया जाता है ड्राइवर और ओनर को, गाड़ी के ओनर को, बिहेवियर, अच्छे बिहेवियर के लिए। पहले साल में मिलता है 20%, दूसरे में 25, तीसरे में 35, 45, 50। मैंने एक पॉलिसी ऐसी देखी थी जिसके ऊपर 70% एनसीबी दिया हुआ था, खटाक से पॉलिसी पता लग गई फ्रॉड है, क्योंकि जिसने पॉलिसी ली थी उन्होंने किसी की पीडीएफ कॉपी के 70% डिस्काउंट के आगे एनसीबी डाल दिया। सब पकड़ा जाएगा सिस्टम के अंदर सर। और एक चीज समझ लीजिए, अगर आपका नो क्लेम बोनस आपने गलत डिक्लेयर किया है, नहीं बताया है, गाड़ी पे क्लेम है, आपको क्लेम नहीं मिलेगा। इसके बारे में आप किसी भी तरह की बात आके ना करें, और बिल्कुल ये तो कहीं नहीं कि आपने पूछा नहीं था, हमने बताया नहीं था।
हमारा ये काम पूछना नहीं है, आपको ही बताने पड़ेगा यस आई हैव क्लेम्ड ऑन द व्हीकल, क्योंकि जब आपको कोटेशन भेजा जाता है उसके अंदर एनसीबी दिया जाता है। एक यूजर थे, हमसे गलती हुई थी, उन्होंने बकायदा हमको फोन करा कि आपने गलत हमको एनसीबी दिया है। उन्होंने पर्सनली कॉल करके अपना एनसीबी रिकवरी करा के दिया। हेड्स ऑफ टू दैट यूजर कि उन्होंने अपनी पॉलिसी कॉपी पढ़ी। मैं बहुत सम्मान करता हूँ उनका कि हमसे गलती हुई थी वो, और उन्होंने बकायदा पैसा भरा 1850 रुपए। और एक यूजर थे जो हमसे अभी तक लड़ रहे हैं 1100 रुपए के लिए। रोज फोन करके मुझे गाली देते हैं, मेरा एक ही शब्द होता है, सर मेरे को गाली देके आपको तसल्ली मिल रही है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा, पैसे तो आपको देने पड़ेंगे। इसके अंदर बिल्कुल स्ट्रिक्ट है, हमारी हमारी कोई गलती नहीं होती है, ना आपकी गलती है ना मेरी गलती है। कस्टमर को ही बताना पड़ेगा उसने क्लेम लिया है कि नहीं लिया है। बिल्कुल डरे नहीं, जब क्लेम आ जाए कस्टमर चढ़ेगा, कुछ मत करें, ज्यादा कुछ करता है एफआईआर कर दें। अगर वो आपको वैल्यू नहीं कर रहा, आपको भी नहीं जरूरत है। नो क्लेम बोनस डिक्लेयर करना एज पर मोटर व्हीकल एक्ट, एज पर इंश्योरेंस एक्ट कस्टमर की जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें सर। एनसीबी बताना कस्टमर का काम है और हमें बताना आपका काम है। कई बार डेटाबेस अपडेट नहीं होता है। और एक चीज मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बता दूं, यहाँ पे कई कस्टमर क्लेम विड्रॉ नहीं करते हैं। आप डीलर के वहां पे गए, उसने फटाक से क्लेम रजिस्टर कर दिया, आपको लगा नहीं यार खर्चा बहुत कम आ रहा है, मेरे को क्लेम नहीं करना है, आप गाड़ी लेकर वापस आ जाते हैं। अगले साल जब आपकी गाड़ी की पॉलिसी में नो क्लेम बोनस आता है तो आप चिल्लाते हैं हमने तो क्लेम नहीं किया था। सर आपने क्लेम किया था, आपने क्लेम का पैसा नहीं लिया, आपने क्लेम विड्रॉ करवाया नहीं। तो क्लेम विड्रॉ करवाने की जिम्मेदारी आपकी है, हमारी नहीं है। तो इस चीज का ध्यान रखें। नो क्लेम बोनस एक ऐसी चीज है जो कभी भी आपको भारी पड़ सकती है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं मानी जाएगी किसी भी तरह की, ना आपकी ना मेरी। तो कई जगह आपको एप्लीकेशन पे जहाँ डेटाबेस अपडेट नहीं है, हम दे रहे हैं 0%, वहां मिल रहा है 50% एनसीबी। तो कृपया बिल्कुल भी ना लड़ें, आपको पता है आपने क्लेम लिया है और एनसीबी गलत है, आपका प्रीमियम हमारे प्रीमियम से मैच कर जाएगा। तो आप बिल्कुल भी ना डरें कि सामने वाला का कोटेशन कम आ रहा है। मैं आपको बता दूंगा कोटेशन कम क्यों आ रहा है। यही चीज है जिनकी वजह से कम आता है, क्योंकि रेट फिक्स है, डिस्काउंट फिक्स है, आरटीओ फिक्स है, व्हीकल मॉडल फिक्स है, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फिक्स है। इनमें से कोई भी फैक्टर ऐसा नहीं है जो कस्टमर का इंश्योरेंस कंपनी या ब्रोकर के हिसाब से चेंज हो जाता है। सबके लिए बराबर है, इंश्योरेंस कंपनी डिस्क्रिमिनेट नहीं करती है। सिर्फ ये झोल झपाटे हैं जो आपको समझ रहे हैं कि कैसे प्रीमियम कम हो जाता है। ब्रेक इन पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक समझना पड़ेगा 5 मिनट की ये ब्रेक इन क्या होता है। ब्रेक इन पॉलिसी का अगर आपका इंश्योरेंस नहीं हो रहा है तो प्लीज ये ना समझें कि हम काम करने में इंटरेस्टेड नहीं है। कई बार इंश्योरेंस कंपनी जो है वो भी इंटरेस्टेड नहीं होती हैं। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम फंसता है इंस्पेक्शन का। सेल्फ इंस्पेक्शन कस्टमर कर नहीं पाते हैं, और आजकल कई कंपनी जो है लोकेशन पे इंस्पेक्शन नहीं करती हैं। तो 1 जनवरी 2023 12 बजे जो पॉलिसी चालू हुई है वो 31 दिसंबर रात को 11:59 पर खत्म हो जाएगी। 12 बजते ही अब आप अनइंश्योर्ड हो चुके हैं, अब आप फिर से भगवान भरोसे हैं। अगर आपको एहसास होता है कि हमने इंश्योरेंस नहीं करी है, गाड़ी घर में खड़ी कर दें। और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि अगर आपकी गाड़ी ब्रेक इन है और इंस्पेक्शन होता है और गाड़ी में डैमेजेस निकल जाते हैं तो कई बार इसकी इंश्योरेंस भी नहीं होती है। तो रिन्यूअल डेट का विशेष ध्यान रखें, इसमें आपकी कोई भी मदद नहीं कर पाएगा। इसके बाद ये प्रोसेस है जो इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट है। हो सकता है इंस्पेक्शन में 1 दिन 2 दिन 5 दिन भी लग जाएं। आपको मैं बताऊं यहाँ पे फिर क्या आएगा, अरे सर आपने हमें बेवकूफ बना दिया, हमने तो गाड़ी की इंश्योरेंस कहीं और से करवा दी क्यों कस्टमर ने, और कस्टमर का प्रीमियम भी बहुत कम आया है, हमारी वजह आपकी वजह से हमारा केस चला गया। सर वो इंश्योरेंस मैं भी कर सकता हूं जिसको कहते हैं थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी, जिसमें इंस्पेक्शन का जरूरत नहीं है, प्रीमियम 4,000 रुपए आता है। लेकिन अगर कस्टमर का क्लेम आ गया और उसको पता लगा कि मेरी गाड़ी की इंश्योरेंस इसके अंदर नहीं है, तो फिर देख लीजिए आपके साथ क्या होगा। ये रियल केस है। फिर कस्टमर जब रोता है तो कहते हैं सर हम क्या करें, जिस बंदे को हमने रखा था वो चोर निकल गया, वो ऐसी चीटिंग करता था, उसने आपकी फर्जी पॉलिसी बना दी, आपको कॉम्प्रिहेंसिव बोल के थर्ड पार्टी बना दी, हमारी कोई गलती नहीं है। तो जहां से ही आपको पता लगे कि एक ब्रेक इन पॉलिसी बिना इंस्पेक्शन के बन गई है, जाके कस्टमर को एक अच्छा गुलदस्ता दे और कहें धन्यवाद बेवकूफ बनने के लिए। गारंटी मैं आपको कह रहा हूँ वो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होगी, 5 मिनट के अंदर हो जाएगी। प्रीमियम भी 12,000 की जगह 4,000 रुपए का आएगा। तो कस्टमर आपको गाली देगा, अरे तुम 12,000 मांग रहे थे, हमारा तो 4,000 में हो गया। सर बहुत खुशी की बात, अब भगवान पे भरोसा रखिए कि आपकी गाड़ी का नुकसान ना हो जाए बस, और ऐसे के साथ जरूर होगा। तो ये कई केसेस में आता है हमारे पास, सर आप तो इंस्पेक्शन कराते रह गए, कस्टमर ने तो पॉलिसी भी करा ली।
तो बोले भैया करा ली तो बहुत अच्छी बात है, हम तो नहीं करेंगे ऐसा। और जाके कस्टमर से मिल के आओ, और आपको दिखाएगा भी नहीं पॉलिसी, क्योंकि सामने वाला क्या बोलेगा, सर ये किसी को दिखा मत देना, ये एक्सक्लूसिव पॉलिसी दी है आपको मैंने, हर किसी को नहीं देता हूं मैं ये, क्योंकि पोल खुल जाएगी। ये आपके शहर की भाषा है जो मैं बोल रहा हूं, ये आपके शहर की भाषा लोग मुझे ही सिखाते हैं जब वो मुझे फोन करते हैं, और जब मैं कहीं जाता हूं तो यही ज्ञान मेरे को मिलता है, जो कि बिल्कुल टोटल बेसलेस ज्ञान है। इसके चक्कर में ना पड़े, तो डेट जो है वो ध्यान रखें। इसके बीच में अगर कोई कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस होती है बिना इंस्पेक्शन की नहीं हो सकती, और कोई भी एग्जिस्टिंग डैमेज मिल गया तो जब तक आप सही नहीं करा लोगे तो आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस कोई नहीं करेगा। कई बार हमने देखा है गाड़ी वर्कशॉप में खड़ी होती है और कहते हैं हाँ जी इंस्पेक्शन कर दो, अगर गाड़ी वर्कशॉप में खड़ी मिल गई तो बिल्कुल ही भूल जाओ। तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आप करा लें, उसके लिए हम पूरी तरह तैयार है, बिना इंस्पेक्शन के हो जाएगा, पर कस्टमर को बता देना कि आपने अगर किसी को मार दिया वही इसके अंदर कवर है। इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है, ये आपको बहुत समझना है, जरूरी है। इट कम्स अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एडेशन है। इसका मतलब ये है कि ये कॉन्ट्रैक्ट एक ही पार्टी डिसाइड करती है, टर्म्स एंड कंडीशन आपको सिर्फ एक्सेप्ट करना और नहीं करना होता है, वो आपका राइट है। आपको लगता है हमें ये इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं लेनी, आप मत लीजिए, लेकिन हम इंश्योरेंस पॉलिसी में कोई भी चेंजेस आपके हिसाब से नहीं करेंगे। 3 पार्टीज का कॉन्ट्रैक्ट होता है। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज वन ऑफ द रेयर कॉन्ट्रैक्ट जो कि 3 पार्टीज का होता है, जिसमें एक पार्टी तो होती नहीं है, लेकिन उसके लिए तो आपको कॉन्ट्रैक्ट करना ही पड़ेगा। और एक चीज का विशेष ध्यान रख लें कि अगर आप कमर्शियल व्हीकल ओनर हैं, बस चलाते हैं, कुछ चलाते हैं, भगवान न करे रोड एक्सीडेंट हो जाता है और लोग मर जाते हैं आपकी बस के अंदर भी, तो भी कंपनसेशन सरकार डिक्लेयर करेगी और आपके हलक में से निकाल लेगी। ये जो भी लोग जिन टूरिस्ट बस ओनर्स को जानते हैं या टूरिस्ट बस वालों को जानते हैं, वो ये बिल्कुल भी ना सोचें कि अगर सरकार ने कंपनसेशन डिक्लेयर कर दिया तो उनको कुछ नहीं देना पड़ेगा। तो जो ये लोग ताली बजाते हैं मृतक के परिवार को 10 लाख दिया जाएगा, 20 लाख दिया जाएगा, तब आपकी जेब से निकाल लेगी सरकार। तो थर्ड पार्टी बहुत जरूरी है। यहाँ पे मैं आपको 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं। कई लोग गाड़ी लेकर यूनिवर्सिटी कैंपसेस में चले जाते हैं, प्राइवेट स्पेसेस में चले जाते हैं, और वहां पे लोग घूम रहे होते हैं और गाड़ी के नीचे आके मर जाते हैं, और उनको लगता है कि ये तो प्राइवेट रोड है, यहाँ पे आप क्लेम नहीं लगेगा। सर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर लैंड एक्वायर की गई है गवर्नमेंट से, जैसे एजुकेशनल कॉलेजेस में होता है, ये एक प्राइवेट कॉलेज का आपको रियल वो बता रहा हूँ सिनेरियो, कि एक ट्रक ने बच्चे को मार दिया, स्टूडेंट को, और उनके एडवोकेट का कहना था कि सर ये प्राइवेट रोड थी, तो जज का ये कहना था ये प्राइवेट रोड कैसे, ये गवर्नमेंट ने अलॉटेड हुई है, इसका मतलब ये पब्लिक रोड है, यहाँ पे कोई भी घूम सकता है। प्राइवेट तो मतलब है उसके नाम पे क्या वो प्रॉपर्टी ओन करता था, अगर वो ओन करता तो आप ट्रेसपासिंग के अंदर आ जाते हो। तो उन्होंने एक्सेप्ट किया नहीं सर पब्लिक रोड था। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज के अंदर जो गाड़ियां चलती हैं आती हैं, कोई उसके अगर किसी भी सोसाइटी के ओनर या रहने वाले लोग उस गाड़ी के नीचे आ जाते हैं, नुकसान हो जाता है, वो भी थर्ड पार्टी लायबिलिटी के अंदर आते हैं। तो आप थोड़ा सा अपने दिमाग का छाता खोलिए आज और सोचिए कि थर्ड पार्टी लायबिलिटी आपके ऊपर कहां से कहां तक आ सकती है। ऐसा नहीं कि आपके घर आपके आसपास ही होगी, कहीं भी चले जाओ गाड़ी लेके आप। और अभी तो आपको ऐसे बता दो 5 कंट्रीज ऐसे हैं जहां पे हमारे रेसिप्रोकेशन और होता है कॉन्ट्रैक्ट का, इंश्योरेंस का। मतलब इंश्योरेंस पॉलिसी अगर आपने इंडिया में ली है तो वहां पे भी क्लेम देना पड़ता है, लेकिन वो मैं नाम आपको अभी नहीं बता सकता क्योंकि मेरे को अभी कंफर्म नहीं हुआ है, कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं मिल रहा है। बट देयर इज अ जजमेंट जहां पे 5 कंट्रीज के अंदर हमारी पॉलिसीज को वैलिड माना जाता है थर्ड पार्टी। तो मिल गया डॉक्यूमेंट, तो मैं नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट ट्रेनिंग में आपसे शेयर कर लूंगा। तो पहली पार्टी जो प्रीमियम पे करती है वो आप हैं, आप गाड़ी के ओनर हैं, प्रीमियम आपको पे करना है। सेकंड पार्टी है जो आपको इंश्योरेंस पॉलिसी देती है, इसका मतलब इंश्योरेंस कंपनी है, सारी पॉलिसी डिजाइन करने की मालिक वो है, आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते, इसलिए प्लीज पॉलिसी कॉपी पढ़ना चालू कर दें। और थर्ड पार्टी होती है जो कि रोड पे घूम रही है, इंक्लूडिंग प्रॉपर्टी डैमेज, वो मैं आपको आगे बताऊंगा प्रॉपर्टी डैमेज क्या बवाल है। तो ये मैंने आपका अभी तक मोटा मोटा मोटर इंश्योरेंस जो है वो कवर किया है। ठीक है कि मोटर इंश्योरेंस क्या होता है, मेरे को जहां तक लगता है कि आप 90% मोटर इंश्योरेंस समझ गए हो, लेकिन जैसा मैंने आपको बोला था कि लास्ट की जो स्लाइड है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, इसको एक एक चीज को ध्यान से सुने और समझें। एक गली पे कुत्ता जा रहा था, उसको एक डिलीवरी बॉय ने मार दिया। डिलीवरी बॉय जो था वो प्राइवेट कार के अंदर डिलीवरी करता था, उसके नीचे एक बेचारा कुत्ता आके मर गया।
उसको वहां के लोगों ने पकड़ लिया, थाने ले गए, और जो एनिमल राइट एक्टिविस्ट होते हैं, जो आजकल जानवरों के प्रति विशेष प्यार दिखाते हैं, इंसानों के प्रति नहीं दिखाते हैं, क्योंकि उनका पेपर में फोटो आ जाता है, ऐसे आपको चारों तरफ मिलेंगे, उन्होंने उसके अगेंस्ट एफआईआर कर दी 302 की, और कांस्टेबल ने एफआईआर में 302 लगा भी दिया। ये मैटर गया कोर्ट में, कोर्ट ने 302 की धारा हटा दी और कस्टमर के ऊपर कोई भी केस नहीं बना, बिकॉज एज पर इंडियन पीनल एक्ट सेक्शन 299 से लेकर 307 तक किसी भी तरह का डैमेज अगर ह्यूमन बॉडी को होता है, ह्यूमन बॉडी एज पर एनिमल किंगडम, कुत्ता किसी भी तरह से ह्यूमन बॉडी में नहीं आता है, तो ये किसी भी तरह का क्राइम का वो नहीं है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। अगर भगवान ना करे आपकी गाड़ी से कोई गली का कुत्ता या रोड पे जानवर मर जाता है, तो बिल्कुल भी ना डरें, किसी से भी डरने का जरूरत नहीं है। जो ज्यादा ज्ञान देता है उसको बोले आप थाने चलिए, उल्टा आप उसके ऊपर 328 के ऊपर एफआईआर कर सकते हैं, जो कुत्ते का प्रेमी बना है। और ये उनको भी नहीं पता होता है जो एक्टिविस्ट बने घूमते हैं। लेकिन सेकंड वाली लाइन देखिए, पेट डॉग वाज किल्ड बाय कार ओनर। एक किसी का पालतू कुत्ता जिसको उसने पैसे देके खरीदा था, और वो मार दिया गाड़ी वाले ने, और कोर्ट ने 25 लाख रुपए का कंपनसेशन पास किया। ऐसा क्यों? बिकॉज आप कोई भी चीज अगर खरीदते हैं पैसे देकर, तो वो आपका एसेट बन जाता है, आप उस प्रॉपर्टी के ओनर हो जाते हैं, और पेट डॉग आपकी प्रॉपर्टी है क्योंकि आपने पैसे देके खरीदा है। और वो प्रॉपर्टी डैमेज की जो लायबिलिटी की लिमिट है वो अब 7.5 लाख से हटाकर अनलिमिटेड कर दी गई है। तो जो लोग ये सोचते हैं कि हमको थर्ड पार्टी लायबिलिटी में कुछ प्रीमियम बच जाएगा, तो वो 100 रुपए कम करा लेते हैं और लायबिलिटी 7.5 लाख से 6,000 हो जाती है। अब उसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। थर्ड पार्टी लायबिलिटी अब अनलिमिटेड हो चुकी है, इवन इन केस ऑफ प्रॉपर्टी डैमेज। बॉडीली इंजरी में तो था ही, प्रॉपर्टी डैमेज में भी अनलिमिटेड हो चुका है। तो पेट डॉग जो है वो प्रॉपर्टी में आता है। तो आप किसी का पालतू कुत्ता भी अगर मार देते हैं, तो अब आदमी तो छोड़ो, लोग आपसे अपने कुत्ते के, प्यारे जानवर के, बिल्ली के, गधे के, घोड़े के, सबके पैसे आपसे निकलवा लेंगे। तो अब आप देखो थर्ड पार्टी लायबिलिटी कहां तक पहुंच गई है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि थर्ड पार्टी लायबिलिटी बहुत जरूरी है। तीसरा केस है, एक डेयरी ओनर की भैंस को मार दिया रोड एक्सीडेंट में, मर गई वो, और उसको भी थर्ड पार्टी कंपनसेशन मिला। जो उसकी कैलकुलेशन हुई है वो बहुत जबरदस्त हुई है कि बफेलो अपनी लाइफ टाइम में कितनी बार बच्चे देती है, बच्चा देने के बाद कितने दिन तक वो दूध देती है, दूध कितने का बिकता है, कितना इन्फ्लेशन लगेगा, ऐसे करके मोटा मोटा 45 लाख रुपए का कंपनसेशन एक ओनर को मिला है, डेयरी ओनर को। ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि हमको कई बार लगता है कि किसी का जानवर मार दिया, लेकिन जानवर ऑलरेडी प्रॉपर्टी की कैटेगरी में आ चुके हैं अगर उनका मनी ट्रांजेक्शन हुआ है तो। अब सबसे इंपॉर्टेंट आते हैं लास्ट वाला केस। 16 साल के लड़का एक ड्राइविंग कर रहा था स्कूटर पे, जिसका ओनर कोई और था, और उसके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था। 2,07 लाख रुपए का कंपनसेशन पास हुआ है 16 साल के बच्चे को, जो उसके पेरेंट्स को मिला है। नो डाउट थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ऑलरेडी था, तो कस्टमर को, ओनर को नहीं देना पड़ा। तो कई बार हम लोग अपने बच्चों को, अपने भतीजों को, है ना, गाड़ियां दे देते हैं ना कि जाओ बेटा चला लो। अगर वो भी आ गया लपेटे में और आपके पास इंश्योरेंस नहीं है, तो उसने चाहे किसी को नहीं मारा हो, लेकिन अगर वो मर गया तो उसकी लायबिलिटी भी आपके ऊपर ही है। तो अब गाड़ी पे चाहे बैठा हो या गाड़ी के सामने हो या गाड़ी के पीछे हो, आपकी ही लायबिलिटी बनेगी। और उसके लिए तो ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी भी नहीं थी। उसकी जिम्मेदारी ये थी कि आपने 16 साल के बच्चे को गाड़ी दी कैसे, क्योंकि इंश्योरेंस इंडेमनिटी पॉलिसी है। किसी भी तरह के लॉस में आपको इंडेमनीफाई करेगी, आपकी गलती नहीं मानी जाएगी। तो जो मरा, हम उसको गलत नहीं मानते, उसके परिवार को पैसा देना ही पड़ेगा। 2018 से ये जजमेंट केस पेंडिंग था। सुप्रीम कोर्ट ने अभी आई थिंक शायद 6 जनवरी को ये जजमेंट पास किया है, और उसमें 12% इंटरेस्ट भी देना पड़ा इंश्योरेंस कंपनी को। तो अब आप ये समझ लें कि आज से 6 महीने पहले, साल भर पहले जो हम ट्रेनिंग में इंश्योरेंस का बात करते थे, पूरी तरह फ्लिप हो चुका है।
पूरी तरह आपके लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी बन चुका है, पूरी तरह आपके लिए एक ऐसा माध्यम बन चुका है कि आप पैसा तो कमाएंगे ही, नो डाउट। टाइम लगाएंगे तो हर आदमी पैसा कमाने के लिए करता है, सही तरीके से कमाएंगे और जितना आप कमाना चाहें उतना कमा सकते हैं। बिकॉज आज भी 90% व्हीकल्स हमारे इंडिया में रजिस्टर्ड हुए अनरजिस्टर्ड अनइंश्योर्ड घूम रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रैक्टर 93% अनइंश्योर्ड है, टू व्हीलर 84% अनइंश्योर्ड है, प्राइवेट कार 73% अनइंश्योर्ड है, कमर्शियल व्हीकल मोटा मोटा 45 से 48% अनइंश्योर्ड है। क्यों? तो कमर्शियल व्हीकल के अंदर लाइबिलिटी कॉम्प्लाइंस बहुत ज्यादा होते हैं, तो कमर्शियल व्हीकल वालों को अपने कागज बिल्कुल सही रखने पड़ते हैं, इसलिए उनको ये फायदा है, नहीं तो उनकी गाड़ी चलने नहीं दी जाएगी रोड पर, वो उससे पैसा कमाते हैं। तो अब आप सोच लीजिए सर, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आप लोगों को समझा सकते हैं। कस्टमर पैसे दे के इंश्योरेंस करवाना चाहता है, ये मेरा एक्सपीरियंस बोलता है। कस्टमर को सही चीज पता नहीं होती है, वो आपसे करवाए या नहीं करवाए। मैं कहता हूं आप कुछ ना करें, इंश्योरेंस के अवेयरनेस के कैंप ही लगा लें अपने आसपास। अगर आपने 100 लोगों को ये इंश्योरेंस बता दिया कस्टमर को, मैं बता रहा हूँ 20 लोग आपसे वहीं का वहीं पॉलिसी ले लेंगे, आपका उसका कैंप का खर्चा भी निकल जाएगा। तो समझे प्रोस्पेक्टिंग कैसे करें, जितना आप ये नॉलेज इंपार्ट करेंगे, लोगों को बताएंगे इंश्योरेंस बहुत जरूरी है अब करवाना, क्योंकि सर अब बचने का कोई चांस नहीं है। हम धीरे धीरे अमेरिकन मार्केट की तरह होते जा रहे हैं। कुछ दिनों में स्टेट वाइज इंश्योरेंस पॉलिसीज आ जाएंगी, कुछ दिनों में स्टेट वाइज इंश्योरेंस कंपनी आ जाएंगी, प्रोडक्ट वाइज इंश्योरेंस कंपनी आ जाएंगी। मैं आपको बता रहा हूँ, इतना ये फील्ड इतना बड़ा बन जाएगा। टिकेगा वही जिसको नॉलेज है, टिकेगा वही जिसको ये पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, जिसके अंदर मैं आप मेरी जितने आपकी मदद हो सकती है मैं करूंगा। पर आपको ये समझना है कि मोटर इंश्योरेंस बहुत मैंडेटरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोटा मोटा आज आप ये सीख गए होंगे कि मोटर इंश्योरेंस कितने काम की चीज है। तो एक बात आप समझें, मोटर इंश्योरेंस आपको मोटा मोटा 90% इंश्योरेंस सिखा देता है, ठीक है। मैंने कुछ चीजें इसके अंदर कट करी है, क्योंकि कुछ चीजें मेरे को ऐसी लगी जो हमें आज अदरवाइज हम इसको 2 घंटे पे ले जा सकते थे, लेकिन मुझे लगता है जब हम पॉलिसी डॉक्यूमेंट को रीड करना सीखेंगे, उस टाइम पे कुछ चीजों को मैं पिक्चर में लेके आऊंगा, अन्य से नहीं तो ये कुछ बातें इसके अंदर फैक्टलेस आपको लगेंगे कि ये बातें बिना फैक्ट के हम कैसे कर रहे हैं, लेकिन पॉलिसी डॉक्यूमेंट जब रीड करेंगे आपको बता दूंगा। और क्लेम्स हैंडलिंग, तो आपका जो नेक्स्ट मॉड्यूल होगा वो हाउ टू रीड ए पॉलिसी डॉक्यूमेंट होगा, और जो तीसरा मॉड्यूल होगा वो होगा कि क्लेम्स हैंडलिंग कैसे करें। अगर ये तीनों चीज आप लाइन से सीख गए, आप मोटर इंश्योरेंस के एक्सपर्ट बन जाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि आपको पूरा आ जाएगा, पर आप अपने आसपास के लोगों से 100 टाइम्स बेटर हो जाएंगे इंश्योरेंस को आगे प्रमोट करने में, लोगों को बताने में और समझने में। तो ये सर मेरी तरफ से आज का सार है। अगर आपको कोई सवाल जवाब करने हैं आप मेरे से कर सकते हैं, ट्रेनिंग को लेके, स्लाइड को लेके, आपके कोई एक्सपीरियंसेस हो वो भी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच धर्मेश सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही इंफॉर्मेटिव, बहुत ही नॉलेजेबल सेशन था। अभी हमारे पास 10 मिनट का टाइम है और मैं इसमें चाहूंगा कि आपका किसी भी तरह का कोई भी अगर जेन्युइन क्वेश्चन है, जो सर ने आपको क्लियर किया है सेशन में वो तो क्लियर किया, तो उस पर तो कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं होगा। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई ऐसा क्वेश्चन है तो आप बहुत ही संक्षेप शब्दों में और बहुत ही क्लियर शब्दों में चैट बॉक्स में डालेंगे, क्योंकि अगर हम अनम्यूट करेंगे तो टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा और लंबा डिस्कशन हो जाता है। चैट बॉक्स में डालिए अगर किसी भी तरह का कोई भी आपका क्वेश्चन है, तो वी विल ट्राई कि हम 8:30 तक जितने भी हम क्वेश्चन ले पाएंगे उनको जरूर लेंगे। और कैसा सेशन रहा वो जरूर लिखें आप चैट बॉक्स में। सर के लिए बहुत ही शानदार सेशन, एक बार तालियां बनती है सर के लिए। आप चैट बॉक्स के माध्यम से भी सर को अपनी भावनाएं प्रेषित कर सकते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन है तो जल्दी से लिखें कि किस तरह का क्वेश्चन है। और सिंगम सर हैंड रेज कर रहे हैं, सब चैट बॉक्स में डालिए। चलिए हम आपको अनम्यूट भी कर सकते हैं अगर बहुत ही संक्षेप में आप अपनी बात को रखेंगे। मैं सर आपको मौका दे रहा हूं अनम्यूट करने का, आप ऑलरेडी को-होस्ट है। बहुत बहुत स्वागत है सिंगम धर्मवीर सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद शानदार सेशन में बोलने का मौका दिए। और धर्मेश सर का सेशन बहुत ही लाजवाब। लेकिन सर एक क्वेश्चन ये है कि सर बार बार कहते हैं, 2-3 सेशन में मैंने सुन चुका हूं कि 1 साल के लिए ही व्हीकल का फुल डैमेज ऑन डैमेज जो होता है फुल इंश्योरेंस होता है, बाकी थर्ड पार्टी होता है। और इसी बात पर मैं एक बार अपने साला की गाड़ी चोरी हो गई और उसके 3 साल हो गए थे इंश्योरेंस का, और वो बार बार कह रहा था कि मेरा फुल इंश्योरेंस, और मैं कह रहा था कि फुल इंश्योरेंस नहीं होता है 3 साल तक।
लेकिन जब उसको बजाज कंपनी का था, बजाज एलियांज का, जब कंपनी में कंप्लेन किए तो फिर उसका इंश्योरेंस क्लेम मिला। बिल्कुल सर, गाड़ी 2018 के पहले की थी। ये सर उसका तो स्लिप मेरे पास होगा, ये जब 5 साल का हाँ। शुरू हुआ था सर, 5 साल नहीं, का वो अब गाड़ी सुनिए, था। अब सुनिए मेरी बात। तो 5 साल 2016, पहले। हाँ 2016 के अंदर ये कंसेप्ट सबसे पहले आया था लॉन्ग टर्म मोटर इंश्योरेंस पॉलिसीज का। तो ये क्यों आया था कि एज पर इंडियन लिमिटेशन एक्ट जो है उसके हिसाब से आप किसी भी तरह के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोर्ट के अंदर 3 साल के अंदर क्लेम कर सकते हैं जाकर। इसका मतलब ये था कि अगर समझो धर्मेश शर्मा ने एक्स कंपनी से पॉलिसी ली 2009 के अंदर, उसका डेट था सर 20 अक्टूबर 2022 का इंश्योरेंस वो फर्स्ट टाइम हुआ था। हाँ 22 सुनिए आप, हाँ आप सुनिए मेरी बात पूरी, ठीक है। तो क्या हुआ था, तो इंश्योरेंस कंपनी ने क्या बोला कि हम जब कोई कस्टमर अगर 1 साल की इंश्योरेंस हमसे कर लेता है तो 3 साल तक हमारे ऊपर उसकी लायबिलिटी रहती है थर्ड पार्टी की, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है सर, एक काम करते हैं, हम लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बना देते हैं जिसके अंदर आप ओन डैमेज भी 3 साल का ले सकते हैं और थर्ड पार्टी डैमेज भी 3 साल का ले सकते हैं। तो ये 2018 तक ये ड्रामा चलता रहा। अब 2018 में कई एजेंट्स और ब्रोकर्स ने क्या बोला कि सर अगर आप ये डीलर के थ्रू ही पॉलिसी 3 साल का अगर दे देंगे तो हम लोग पैसे कैसे कमाएंगे, हमारे घर कैसे चलेंगे, ठीक है। तो उन्होंने IRDAI ने बोला एक काम करते हैं, आप ओन डैमेज सेक्शन को 1 साल का कर देते हैं, ठीक है, 1 साल का कर देते हैं और बाकी को थर्ड पार्टी को 3 साल और 5 साल का कर देते हैं। लेकिन 3 इंश्योरेंस कंपनीज ऐसी थी जिनके पास ये अप्रूवल जो था 2027 तक का था, जिनमें एक थी बजाज एलियांज, ठीक है, एक थी HDFC अर्गो और एक थी ICICI लोम्बार्ड। तो इन 3 कंपनियों ने क्या करा कि ये अप्रूवल जो है ना 2027 तक ले रखे थे, क्योंकि सबसे पहले यही पॉलिसीज लेके आई थी। तो आज भी ये 3 कंपनियों से अगर कस्टमर इंश्योरेंस करवाता है तो उसको 3 साल का ओन डैमेज पॉलिसी मिलता है। लेकिन जब लोग मेरे को पूछते हैं तो मैं कभी भी 3 साल के ओन डैमेज की बात नहीं करता। क्यों? कि आपने 3 साल का जो प्रीमियम है वो फिक्स कर दिया। तो अगर आपने, मैंने हर साल आपसे मैं 2-2 हजार रुपए ले रहा हूं तो आपको 3 साल तक मुझे 2,000 ही देने पड़ेंगे, जबकि हो सकता है कि अगले साल आपको प्रीमियम सिर्फ 800 रुपए देना पड़े। तो आप समझिए मेरे पास 1,200 रुपए ऑलरेडी इंश्योरेंस कंपनी आपसे एक्स्ट्रा ले चुकी है। दूसरा, अगर उस 3 साल के बीच में क्लेम आता है तो जो नो क्लेम बोनस उन्होंने आइडिया लगाया है उसका पैसा भी वो लोग रिकवर कर लेते हैं। तो मार्केट में अभी भी बजाज, लोम्बार्ड और HDFC अर्गो की कुछ पॉलिसी जो है जो चल रही है जो 3 साल के लिए कवर करती है, बाकी कोई कंपनी कवर नहीं करती है। लेकिन अब वो डीलरों ने वो पॉलिसी ऑलमोस्ट देना बंद कर दिया। कुछ जगह वो प्रैक्टिस एज एन एक्सेप्शन चल रही है, लेकिन अभी सिर्फ 1 साल का ही होता है। और कई कस्टमरों को ये गलतफहमी होता है कि हमने 3 साल का पॉलिसी लिया, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो आप जिस केस का बात कर रहे हैं वो मोटा मोटा ये मानिए, कोई 1,000 पॉलिसी में कोई एक केस आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। और वो मतलब ऐसा कह लीजिए कि वो आपके साथ हुआ है बस, वरना ऐसी पॉलिसी जब एग्जिस्ट मार्केट में नहीं करती। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच रमेश सर इस अपने क्वेश्चन के लिए। लगता है इससे काफी लोगों को फायदा हुआ होगा। अभी एक क्वेश्चन है चैट बॉक्स में, मोबाइल नंबर चेंज हो सकता है क्या इंश्योरेंस का? इंश्योरेंस का मोबाइल नंबर कैसे पॉलिसी में? हाँ, पॉलिसी की बात कर रहे होंगे सर, इंश्योरेंस का मतलब यही हुआ। हाँ सर, वो हो सकता है। अगर आपने अपना नंबर दे दिया है गलती से और कस्टमर का नहीं दिया तो आप हमें डिटेल भेज दीजिए, हम कस्टमर का मोबाइल नंबर अमेंडमेंट करा देंगे। कस्टमर को बस आप बता देना कि आपका नंबर अपडेट हो रहा है, तो क्योंकि कई बार कस्टमर को OTP आता है तो उनका BP हाई हो जाता है कि हमारे साथ फ्रॉड हो गया। ओके, थैंक यू सर। एक ये क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन हो सकता है ये फीडबैक है आपके लिए। योर स्टाफ डोंट सपोर्ट अस। हाँ, मैंने अनिल कुमार जी का देखा है, शायद अनिल कुमार जी ने किया है ना। थोड़ा सा हाँ उनको बोलिए, बताइए क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो हम उसको कोशिश करते हैं समझने की। अनिल सर एक बार चैट बॉक्स में डाल दीजिए। चलिए ठीक है, आपका हैंडल मैं आपको ले लेता हूँ सर। संक्षेप में अनिल कुमार जी फरीदाबाद वाले हैं क्या? जी, फरीदाबाद से। हाँ, इनको बोलना है मेरे को डायरेक्ट फोन कर लें, इनसे तो बात चलिए डायरेक्ट फोन कर लीजिएगा सर धर्मेश सर। अनिल कुमार जी से तो बात होती रहती है मेरी। हाँ वेरी गुड। फिर तो ये सपोर्ट मतलब इसका इशू हाँ, हो सकता है बीच में शायद मैंने इनका फोन नहीं उठाया हो तो ये मेरे से नाराज हो गए हो, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, ये जनरली नाराजगी रहती है आपसे लोगों की। उनको बोलना मैं शायद ट्रैवल कर रहा हूँ तो मेरे से कल बात कर ले, मैं क्लियर कर दूंगा उनका जो भी प्रॉब्लम है। ग्रेट सर, ग्रेट। कोई भी इंप्रूवमेंट होगा आई एश्योर यू, मैं उसको इंप्रूवमेंट करके दे दूंगा। जीवन बघेल सर लिखते हैं कि सर पुराना इंश्योरेंस खत्म हुआ है, नया लेने के लिए क्या करें? तो नया लेने के सर आप पॉलिसी कॉपी और RC कॉपी हमें भेज दें। अगर पॉलिसी कॉपी नहीं है तो RC कॉपी भेज दें, हम आपको कॉम्प्रिहेंसिव का और थर्ड पार्टी का ऑप्शन दे देंगे। जो आपको सही लगेगा उस हिसाब से हम आपके इंश्योरेंस करके दे देंगे।
आप किसी भी गाड़ी का इंश्योरेंस करवा सकते हैं, चाहे उसका इंश्योरेंस एक्सपायर हो गया है, चाहे उसका इंश्योरेंस नहीं है। खासकर इंसिस्ट करें, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जरूर करवाएं लोग। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सचिन साक्य सर लिखते हैं फरुखाबाद से कि वाहन एप्लीकेशन लिंक सेंड कीजिए सर। सर ये मैं आपको कैसे दूं, मैंने उसका वीडियो बनाने की कोशिश करा था, ठीक है, लेकिन वो वीडियो बन नहीं रहा था। अभी इसके ऊपर मैं कैसे दूं? एक काम करते हैं सर, लिंक सेंड करनी है, कैसे उसको डाउनलोड कर सर वो सकते एक्चुअली हैं? क्या, मेरे पास है ना आईफोन है, आईफोन से वो लिंक जा नहीं रहा है। तो आप एक काम कर सकते हैं सुभाष जी, आपका जी, एंड्रॉइड फोन है? एंड्रॉइड है। एंड्रॉइड में आप अगर वाहन डालेंगे ना, वाहन ऐप, तो एक रेड कलर का आइकॉन आएगा। वो कहाँ रेड है? कलर के आइकॉन वाला जो ऐप है ना, प्ले स्टोर पे डालना पड़ेगा? हाँ प्ले स्टोर में है सर वो। प्ले स्टोर से जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं मेरे हिसाब से। हाँ प्ले स्टोर डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है उसके अंदर। उसके बाद आप कोई भी डिटेल डालिए, आपको मिल जाएगा। क्योंकि मैंने बहुत ट्राई करा, पर वो आईफोन का वीडियो जो है ना उस हिसाब से बन नहीं पा रहा है। और क्या, मैं थोड़ा टेक्निकली वीक हूँ इस चीज में, वीडियो बनाने में। ओके, जी। चलिए सर, इसको कोशिश कर सकते हैं एक बार, आप भी अगर एंड्रॉइड पे नहीं तो जाके एक काम देखेंगे करो, जल्दी नेक्स्ट से। नेक्स्ट टाइम है ना, मैं अपना वो सैमसंग का टैब लेके आ जाऊंगा, तो 2 मिनट के लिए हाँ, उधर डाइवर्ट करके वहां से मैं पूरा डेमो दे दूंगा आपको। सही है सर, सही है। वो बेटर रहेगा। ग्रेट सर। जी। तो चेतन जी लिखते हैं कि प्रीमियम वेरिएबल अधिक आए तो क्या करें? प्रीमियम अधिक आए किसका? हाँ, अगर हमारा प्रीमियम अधिक आ रहा है, तो जो मैंने आपको बताया ना अंडरराइटिंग में, ये 5 सवाल पूछे आप बस। सर आपका आईडीवी कितना दिया जा रहा है, क्या आपको एनसीबी दिया गया है, क्या कोटेशन में जीएसटी इंक्लूडेड है, ठीक है, प्लस गाड़ी की डिटेल सही डाली गई है क्या। इन्हीं चीजों की वजह से प्रीमियम कम ज्यादा होता है, और कोई रीजन नहीं है। बिल्कुल ओके, बिल्कुल, मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूँ, इंश्योरेंस कंपनी प्रीमियम में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती है। ये 5 चीजें ऊपर नीचे होती हैं तो प्रीमियम कम ज्यादा हो जाते हैं। तो अगर जी सर। प्रीमियम ज्यादा आता है, तो एक बार आप कस्टमर को बोलें कि आप ये 5 चीज, मैं आपको रिसेंट बता रहा हूँ केस कि यूजर ही थे, उन्हीं की गाड़ी था, उन्होंने एक मोबाइल एप्लीकेशन से कोटेशन लिया तो 50% एनसीबी दे दिया। और 50% एनसीबी पे वो कह रहे थे कि नहीं हमारा कोटेशन कम आ रहा है। मैंने कहा सर आपको एनसीबी दिया है, आपकी गाड़ी पे क्लेम था, और वो हाँ भी कर रहे हैं कि क्लेम लिया है। उसके बाद भी वो कह रहे हैं कि एनसीबी लिया है हमने। तब मैंने उनको समझाया यूजर को, तब उनको ये समझ में आया कि आप सही कह रहे हैं, और वो पॉलिसी हमने ही क्लोज करी 0 एनसीबी पे। 450 रुपए प्रीमियम कस्टमर ने ज्यादा दिया। इसका मतलब ये था कि हम कस्टमर को ये समझा पाए कि सर आपने जो कोटेशन लिया है वो गलत है। तो जी अगर सर। आप भी समझा पाएंगे, कोई दिक्कत है आप मेरे को कॉल पे ले लीजिए, मैं कस्टमर को समझा दूंगा। सिर्फ समझाने का फर्क है और कुछ नहीं है। कस्टमर को कन्विंस हो जाना कि ये पैसे ज्यादा क्यों ले रहे हैं, उसको देने में प्रॉब्लम नहीं आती है। ग्रेट सर। अच्छा, अनिल जी लिख रहे हैं, आपने मैसेज देख लिया होगा इनका। प्लीज टेल मी अबाउट मिस्टर राजकुमार केस विच ही हैज इंश्योरेंस हिज कस्टमर व्हीकल ऑन 10th Feb। तो ये आप इसका देख लीजिए क्या केस है, अनिल जी से डायरेक्ट बात कर लेंगे। अनिल जी डायरेक्ट बात कर राजकुमार जी का लीजिएगा। केस है ये सचिन जेना का गाड़ी का इंश्योरेंस है ना। तो अनिल कुमार जी को एक बार बोलो जरा बात करने के लिए, यहाँ इस केस को सॉल्व कर देते हैं, ये आपको लर्निंग भी हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो सर सर ये चूंकि केस 8:30 तक हमें ऑलरेडी, सेशन खत्म करना है। हाँ ये केस ऑलरेडी क्लोज हो चुका है, ठीक है, कस्टमर को पॉलिसी दे दी गई है। तो ये बहुत पुरानी बात हो गई कि उनकी इंश्योरेंस हुई है कि नहीं हुई है। तो शायद अनिल जी को शुरू की बात पता होगी, क्योंकि वो इतना पैनिक हो रहे थे, क्योंकि रिलायंस इस गाड़ी को रिन्यू नहीं कर रहा था। फिर हमने उनको बोला कि एक काम करते हैं, इसको एचडीएफसी एर्गो में कर देते हैं। ऑलरेडी 10 तारीख को इंश्योरेंस हो गई, वो कस्टमर ने ताली वाली भी बजा दिया, उन्होंने मुझे थम्सअप भी दे दिया। 72 घंटे में उनका कैशबैक भी प्रोसेस कर देंगे। तो कई बार लीडर्स को क्या होता है, सिर्फ आधी बात पता लगती है, तो प्लीज वो केस को पूरा समझ लें। बाकी उसके बाद कोई दिक्कत आती है तो हम जवाब दे देंगे। यस। ग्रेट सर। अच्छा, आकाश जी लिखते हैं, जब हम कार खरीदने जाते हैं तो और कार खरीदते हैं तो वो लोग जबरदस्ती करते हैं कि इंश्योरेंस करने के लिए वो हम कुछ कर सकते हैं, इस तरह का कुछ लिखा है, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए जबरदस्ती आपके साथ कोई नहीं कर सकता। आपके साथ जबरदस्ती जब ही होती है जब आपका कंसेंट होता है। इसका मतलब आप उसके सामने सरेंडर कर चुके हैं। मैंने आपको बताया, जब डीलर आपसे गाड़ी की आप जब बुकिंग करते हैं, उसको क्लियर कट बता दें इंश्योरेंस हम अपना खुद करवाएंगे। कहीं भी इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट में जिक्र नहीं होता है। उसका काम गाड़ी बेचना है, वो आपको गाड़ी देने से नहीं रोक सकता जब तक आपने बुकिंग अमाउंट नहीं लिया हो। ज्यादा कुछ करे तो मेरी बात करा दे। वो सिर्फ इसलिए फोर्स करते हैं कि प्रीमियम ज्यादा आता है तो उनको कमीशन ज्यादा मिलता है। वो आपको ये भी कहेगा कैशलेस नहीं दूंगा, वो नहीं दूंगा, ये नहीं दूंगा। ये सब धमकाने की चीजें हैं। कैशलेस का कॉन्ट्रैक्ट डीलर का नहीं होता है आपके साथ, इंश्योरेंस कंपनी का होता है। ओके, ग्रेट सर। एक बार में कितनी बार क्लेम ले सकते हैं? अनलिमिटेड। सिर्फ 0 डेप्रिसिएशन के अंदर प्रॉब्लम है, ठीक है, और कुछ नहीं है। ग्रेट सर।
राम अवतार जी लिखते हैं कि 23 दिसंबर को पॉलिसी कराई थी बट अभी तक कैशबैक नहीं मिला है। राम अवतार जी, ये ऑलरेडी मेरी बात हुई है नेक्स्ट मनी की टीम से। मोबाइल नंबर के ऊपर वॉलेट में पैसा जाता है, हमने आज भी इसको रिजोल्व किया है। मैंने बर्मन साहब को ये मैटर आगे रेफर कर दिया है, वो शायद कहीं बिजी हैं, उनका 1-2 दिन में आके मैं सिस्टम में चेक करके इसको रिवर्स करके आपके वॉलेट में पैसा डलवा दूंगा। ये बात मैं आपको फोन पे भी 50 बार बता चुका हूं। आप बिल्कुल भी ये ना समझें कि हम आपको नहीं दे रहे हैं। मैंने आपको वॉलेट का स्क्रीनशॉट भी भेज दिया है कि हम ट्रांसफर कर चुके हैं। अब आपके नेक्स्ट मनी के सिस्टम में मेरे को एक्सेस नहीं है, वो टेक्निकल ग्लिच है, वो पूरा हो जाएगा। मैंने आज भी शाम को ये डिटेल भेजा है सर को कि सर ये कुछ मोबाइल नंबर का प्रॉब्लम हुआ है। बिकॉज क्या हो रहा है कि हमने ऑलरेडी दे दिया है, वो डुप्लीकेशन में उनको कैशबैक दोबारा प्रोसेस भी नहीं करने दे रहा है गाड़ी नंबर से। तो आप समझिए हमारी भी मजबूरी फंसी है, पर हम आपका पैसा ऑलरेडी दे चुके हैं और मैं आपको ये चीजें फोन पे बता चुका हूँ। तो ऐसा नहीं कि मैंने आपको नहीं बताया है। ग्रेट सर, ग्रेट। सो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच धर्मेश सर। आप बहुत बहुत धन्यवाद पूरी आपका। टीम की और मैनेजमेंट की तरफ से आपका हार्दिक धन्यवाद और सभी पार्टिसिपेंट की तरफ से। आज का सेशन बहुत ही शानदार रहा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव, बहुत ही नॉलेजेबल था और इस तरह के सेशन भविष्य में भी होते रहेंगे। जी बिल्कुल और सर, इस तरह से आप सहयोग कर रहे हैं, इसी सहयोग की आपसे अपेक्षा है कि आगे भी इस तरह का मिलता मेरी रहेगा। ड्यूटी है बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। जी सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर। मैं ये कहता मेरी ड्यूटी है सर, आप जब भी कहेंगे। ये आप लोग ग्रेट ट्रेनिंग सर, करवाते हैं तो मैं भी 4 चीजें नहीं सीख के आ जाता हूँ। ग्रेट सर, ग्रेट सर, थैंक यू वेरी मच। एंड फ्रेंड्स, बिल्कुल सही कहा सर ने कि जब हम ट्रेनिंग करते हैं तो हम खुद भी बहुत कुछ सीखते हैं। जी और सर, बहुत शानदार चीज ये है कि जो इंश्योरेंस है ये, इसे आप एज ए सेल्स के पर्सपेक्टिव से ना लें, ये एक सेवा है एक्चुअली। और जब हम किसी चीज को सेवा के लिए लेते हैं और जब हम सामने वाले के हित की सोचते हैं, उसके भले की सोचते हैं, तो पैसा आना और बिजनेस होना तो ये उसका स्वाभाविक प्रोसेस है। सो बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच।